नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ क्योंकि प्रमोशन के बारे में जानकारी सुनेंगे तो प्रोबेबली आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा भी है, ये हमें पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम शायद अपनी जीवन शैली बेहतर कर सकते। जो हमारा एनएफएचएस सर्वे होता है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसके चौथे संस्करण से पांचवें संस्करण में जो मोटापे का प्रतिशत है, क्योंकि ये विषय जो है आज मोटापे पर है और स्वस्थ जीवन शैली पर है, तो मोटापे का प्रतिशत जो है वो 16.5 से 19.6 हुआ था। मतलब 3% लोग ज्यादा मोटापे के शिकार हुए थे एनएफएचएस 5 में। पर ये 2021 का डेटा है। अभी जो वर्तमान में हम देखेंगे पोषण ट्रैकर का, अगर हम डेटा देखेंगे तो पोषण ट्रैकर के हिसाब से बच्चों में, क्योंकि आप लोग जितने भी हमारे बच्चे होते हैं वो मोस्टली ग्रामीण परिस्थिति में होते हैं, रूरल परिस्थिति में होते हैं, तो आप समझेंगे कि शायद बच्चों में तो होना ही नहीं चाहिए मोटापे या ओवरवेट का समस्या। पर अगर ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो 2.88 बच्चे पोषण ट्रैकर के हिसाब से, जो पोषण ट्रैकर में बच्चे हैं, 2.88% बच्चे ओबीस हैं और 3.18 बच्चे ओवरवेट हैं। यूपी का जहां तक करें तो यूपी लगभग ओबीसिटी में नेशनल एवरेज के बराबर है। 2.66% बच्चे ओबीस हैं पोषण ट्रैकर पे जो रजिस्टर्ड है, और ओवरवेट में ज्यादा है। 3.53% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं, जो पोषण ट्रैकर का डेटा है। हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी से विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट की समस्या, कैंसर, डायबिटीज इत्यादि रोग होते हैं। यहां तक ही नहीं कि भारतवर्ष में लगभग 60% जो डेथ्स होती हैं, मौत होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से होती हैं, एनसीडी से होती हैं। तो और यूपी में 3 लाख के आसपास जो डेथ होती है एनुअली, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होती हैं। तो ये सब कुछ एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इससे हमें सचेत होकर ये देखना चाहिए कि कैसे हम अपनी जीवन शैली अपनी भी बेहतर करें और जो हमारे लाभार्थी समूह है उसको अपनी जीवन शैली बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सके। अब मैं इनवाइट करूंगी अनुपमा को कि हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय दें। धन्यवाद मैडम। बहुत ही रेलेवेंट आंकड़े आज के इस विषय से जुड़े हुए आपने प्रस्तुत किए, आपका आभार। और वास्तव में ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिस पर काम करने की जरूरत है आईसीडीएस को, क्योंकि उस एज ग्रुप को हम डील कर रहे हैं जहां पर छोटे बच्चे हैं, जहां पर प्रारंभिक नींव रखी जा रही है उनकी, जहां हमारे किशोर हैं, किशोरियां हैं। तो विषय के संदर्भ में इन आंकड़ों का हम स्वागत करते हैं और इस रूप में हमारे लिए ये आगे का एक मार्ग प्रशस्त करेंगे कि हमें किस प्रकार काम करना है। मैं एक बात पुनः, जैसा कि मैडम ने कहा, आज हमारे साथ एसीएस मैडम हैं, मैं उनका स्वागत, डायरेक्टर मैडम। हमारे साथ यूनिसेफ की टीम है जिसमें रवि जी, अर्पिता पाल जी हमारे साथ में हैं, मधुश्री जी। यहाँ हमारे साथ उपस्थित यूपीटीएसयू से डॉक्टर वंदना जी, मनीष जी उपस्थित है, उनका स्वागत। हमारे जनपद से जुड़े हुए सभी हमारे जो प्रतिभागी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी, हमारे हेल्पर्स, उन सब का स्वागत। और विशेष स्वागत आज के हमारी मुख्य अतिथि के रूप में, आज इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी, जो आज हमारे साथ हैं। आज का जो विषय है वो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, बच्चों और किशोरों के विकास का आधार। ये महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी हमारे साथ में हैं, जो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो पीजीआई है उसमें आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। मैडम उत्तर प्रदेश राज्य AEFI टीकाकरण समिति की अध्यक्ष हैं। आपको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन व इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की फेलोशिप प्राप्त करने का गौरव हासिल है।
राज्य स्तर पर समाज सेवा के क्षेत्र में आपको जागरण अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऐसे अनेक अवार्ड आपको प्राप्त हैं। आपने 8 प्रतिष्ठित जो ओरेशन अवार्ड्स जीते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जर्नल ऑफ वायरोलॉजिकल मेथड्स में 30 से अधिक पुस्तकों के आपको चैप्टर्स लिखने का गौरव हासिल है और इस तरीके से ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्नल्स में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर भी आपने उनको गौरवान्वित किया है, जैसे अध्यक्ष एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन उत्तर प्रदेश, उपाध्यक्ष सेंट्रल जोन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अध्यक्ष UPAHA जिसमें शामिल हैं, बाल स्वास्थ्य टीकाकरण व शिशुओं के संबंध में जो रिसर्च है उसके क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण आपका योगदान हमेशा सराहा गया है। हमारे लिए गौरव का विषय है मैडम कि आज आप हमारे साथ हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जब विकसित भारत की हम बात करते हैं और परिकल्पना करते हैं 2047 की, तो आज के इस बच्चे को, आज की युवा पीढ़ी को स्वस्थ और किस प्रकार से हम उसे पोषित कर सके उसके विषय में चर्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ICDS विभाग का आपके ACS मैडम के नेतृत्व में, डायरेक्टर मैडम के नेतृत्व में, और ये आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी ये पोषण पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आज जिस संकल्पना के साथ हम जुड़ रहे हैं और जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि हम 47 में कैसा उत्तर प्रदेश हो, उस पर काम करने की आज जरूरत है। और त्वरित गति से जब हम काम करेंगे तो शायद उसका इनपुट हम देख सकेंगे 2047 में। बोलते हैं, एक फ्रांसीसी ऑथर का कथन है कि टेल मी व्हाट यू ईट, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। यानी भोजन बताता है कि आप कैसे हैं। यहाँ पर भोजन से अभिप्राय संतुलित आहार से है। तो हमारी किस तरीके से हमारी मानसिक एकाग्रता विकसित हो, किस तरीके से बच्चों में विकास के रास्ते को हम सरल बना सके, उन सब बातों को लेकर हमारे साथ में डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आपको आपके वक्तव्य के साथ। थैंक यू सो मच। इससे पूर्व कि हमारे विषय विशेषज्ञ आज की अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें, मैं अनुरोध करूंगी ACS मैडम से कि आप विषय की एक पृष्ठभूमि तैयार करते हुए हमारी मैडम जो अतिथि के रूप में है उनका स्वागत करें। थैंक यू अनुपमा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी एंड एंग्जाइटी कि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच में जल्दी आए। और मैं आप सभी को नमस्कार, और सभी जनपदों को मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग ने काफी अच्छा पीछे काम किया है। और ये जो पोषण पाठशाला निरंतर पोषण माह के उसमें करी जा रही तत्वाधान में, इसको जो परिकल्पना है, ये यही प्रयास है कि अलग अलग विषयों के माध्यम से आप जो अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं उसको और सेंसिटाइज किया जाए और आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में और बहुत आसानी से, और सबसे अहम बात वो है कि जो हम आपको साथ में वक्ता लाते हैं हर पोषण पाठशाला के माध्यम से, वो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं। जैसा कि आपने विगत सारे वक्ताओं को भी सुना होगा और उनसे जो आपने जानकारी और जो ज्ञान ग्रहण किया होगा। और आज की भी मैं बता दूं, आपकी जो वक्ता है PGI लखनऊ में ये बाल रोग विशेषज्ञ परामर्शदाता हैं, और इनके जो अचीवमेंट्स हैं और जो इनके दखल है अपने क्षेत्र में, इसके बारे में अनुपमा ने बहुत अच्छे से बताया है, तो मैं उन्हें पुनः नहीं दोहराऊंगी। और मैंने इनको पहले सुना तो नहीं है, मगर मैंने इनका जो एक और कार्यशाला स्कूली बच्चों के संबंध में, उनके खान पान के संबंध में अभी हाल में ही लखनऊ में हुई थी, एंड मेरे को मौका मिला उसमें इनका वक्तव्य के बारे में, जो इनका ब्रॉड फॉर्मेट था, तो मैंने आपसे अनुरोध किया यूनिसेफ के टीम से
कि आप डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी को हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका, सहायिका और हमारे CDPOs, DPOs को भी के साथ में जरूर इनको रूबरू करें, क्योंकि इनके जो सहजता से और जो कनेक्ट इनका है वो आई एम श्योर आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करेंगे तो साथ में सीखेंगे भी। और मैं ये बताना चाहूंगी, आप लोग ने जो इधर आप लोग ने मेजरिंग और ये सब अपने संभव अभियान के माध्यम से किया है, जो अभी हम लोग के पास आंकड़े हैं, इसमें 1,28,30,000 बच्चों को मेजरमेंट किया गया है। आपके पास लगभग आपका 2 करोड़ के करीब लाभार्थी हैं जो आपके केंद्रों में आते हैं विभिन्न अपनी आप वहां से सेवाएं लेने के लिए, जिसमें से 3,41,350 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो कि ओबिसिटी से ग्रसित हैं, जो कि वह 2.66%। इसी के साथ ही जो ओवरवेट है 4,52,901 है, ये जो कि 3.53% है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो ओबिसिटी का अगर हम मानक हम प्रदेश विभिन्न प्रदेशों के उसमें देखें तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, और मतलब पॉपुलेशन ज्यादा तो निश्चित रूप से होगा, बट दिस इज नॉट एन अचीवमेंट वेयर वी वांट टू बी। ये हम चाहेंगे कि यहाँ पे आप नीचे से पहले आए, और वो तभी आएंगे जब आपका जो न्यूट्रिशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, गुड फूड, गुड हेल्थ, इसके बारे में जो जानकारी आपको पीछे भी दी गई है कि कैसे छोटे बच्चे को आप सबसे पहले जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको आपको 6 महीने तक आपको माँ को या उस परिवार को प्रेरित करना है कि उस बच्चे को माँ का दूध ही मिले, जिसके वजह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें कैसे बच्चे को होल्ड करना है आदि आदि इसके संबंध में आपको बताया गया था। उसके बाद फिर आपको कई अलग अलग उसमें आपको इससे अवगत कराया गया, और आज का ये जो वक्तव्य है, मेरे ख्याल से जो न्यूट्रिशन का जो करेक्ट मायना है उसको समझने में आपको बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से आप समझेंगे। और जो आपकी जो पोषण पाठशालाएं जो आप अपनी वहां पे करते हैं, जिसमें मैंने भी कुछ, मुझे डायरेक्टर ने और आपके डायरेक्टरेट के लोगों ने कुछ वीडियोस दिखाए हैं जिसमें आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि आप क्या क्या चीज बना सकते हैं, THR से क्या क्या चीज अन्य तरह से बना सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक ही तरह का खाना है, बच्चा बोर होता है, खाता नहीं, इसीलिए नहीं कोई पसंद करता है, मगर वही एक चीज है, उसको हम किस तरह से विभिन्न तरह से बना सकते हैं, और विभिन्न तरह के साथ साथ हम उसको और हेल्दी तरह से, जिससे उसके जितने तत्व और गुण हैं वो जो भी व्यक्ति खा रहा है वो उसको ग्रहण हो और उसके शरीर में लगे। तो जैसा अनुपमा ने कहा कि यू आर व्हाट यू ईट, तो आप अपने और आपके जो दूसरे साथ ही साथ आप लोग को पीछे ये भी बताया है कि विविधता कितनी जरूरी है। तो आपके अपने लोकली अवेलेबल फूड के माध्यम से जो फैंसी चीजें भी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब वो भी करेंगी कि किस तरह से, कि अगर हम किसी को कहें कि आपको बिल्कुल सात्विक रहना है तो फिर वो भी एक रिबेलियस मूड में हो जाएगा कि मुझे तो खाना ही नहीं खाना है। जब अच्छा भी बनेगा तो भी कहेगा ये तो बेकार है। मगर वो मेरे अपने वक्तव्य के माध्यम से ये बताएंगी किस तरह से हम उसी खाने को रुचिकर और लाभप्रद भी और पौष्टिक भी बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं विभाग के, और मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ आंगनवाड़ी में कुछ अगर बेनिफिशियरीज भी अगर आए हुए हो, वो भी निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के इस ज्ञान से लाभ उनको प्राप्त होगा। और जो भी पीपीटी डॉक्टर साहब वो प्रेजेंट करेंगी वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो आप लोग अभी आप बिल्कुल आराम से सुनिए, समझिए, कुछ आपको मेन पॉइंट्स अगर अपने लिए क्लूज के लिए कुछ आपको नोट करना जरूर नोट करिए, मगर उसको अभी मोबाइल पे फोटो ना खींचिएगा, आप उसको समझने के ग्रहण करने का पूरा प्रयास कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर टाइम, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि आप आए और हमारे इतने सारे
अधिकारी हैं, जो हमारे डाउन द लाइन जितने लोग हैं, सबसे आप जोड़ रहे हैं आज के। थैंक यू मैम। थैंक यू। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब मैं 1 सेकंड के लिए आप लोगों को सोचने को बोलूंगी कि ऊपर वाला ईश्वर का सबसे उत्कृष्ट जो बनाया हुआ जीव वो कौन है। ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम सबसे उत्कृष्ट सृष्टि हैं ऊपर वाले की। अब ये सोचते हुए ये सोचिए, अगर हम उत्कृष्ट हैं तो हम उत्कृष्ट क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी किसी भी जीव से श्रेष्ठ है। अब जब हम दिमाग और शरीर दोनों की बात करते हैं, यहाँ आप एक माता अपना स्तनपान करा रही हैं, वो देखिए। आप सोचो, ये स्तनपान किया हुआ रिष्ट पुष्ट बच्चा, खिलखिलाता बच्चा आपको चाहिए ना हर एक को। तो जब आप ये सोचते हो तो सबसे पहले आता है, जैसे मैडम कह रही थी, स्तनपान। माँ का स्तनपान जो है, कहते हैं ना, माँ का दूध पिया हो तो आजा मैदान में। वो क्यों कहते हैं? उसका तात्पर्य यही होता है कि आपके बच्चे को स्तनपान मिला है, मतलब पुष्टिकरण मिला है, टीकाकरण मिला है, आपके बच्चे के लिए हर तरह का पोषण, माँ का प्यार मिला है, सभी चीजें उसमें पर्याप्त पूर्ण मात्रा में बच्चे को गई हैं। तो स्तनपान केवल स्तनपान नहीं होता, उसके साथ में बच्चे को बहुत सारी चीजें, एक सिक्योरिटी का सेंस, एक सेफ्टी का सेंस, एक प्यार का सेंस, एक पोषण का सेंस, और सबसे बड़ा टीकाकरण, विटामिन सब जाती हैं माँ के दूध से ही बच्चे के दूध में छन करके। अब जब बच्चा 6 महीने का हो गया तो माँ उसको अपना स्तनपान कराती रही। जिन माओं में बहुत बड़ी बीमारियां हुई, कोई ऐसी बात हुई जिसमें वो स्तनपान न करा पाए, तो वो अपना दूध निकाल करके, एक्सप्रेस करके उसको बच्चे को दें। और यहाँ मैं बहुत जोर से कहना चाहूंगी कि बोतल का इस्तेमाल न करें, केवल चम्मच कटोरी ही इस्तेमाल करें। हमारे देसी मेथड सबसे ज्यादा है। हम विलायत में पैदा नहीं हुए हैं कि हम बोतल ले लेके आए और उससे बच्चे की आंतें पिला पिला के और खराब कर दें, क्योंकि हम विलायती कभी नहीं बन पाएंगे। हम तो देसी हैं, भारतीय हैं, हम भारतीय जैसे ही चीजें इस्तेमाल करेंगे। अब 6 महीने का हो गया, एक अच्छा सा सुंदर सा रिष्ट पुष्ट बच्चा। उसके बाद क्या हुआ? माँ भूल ना जाए कि अन्नप्राशन होता है। हमारे 5000 साल पहले पूर्वज कह गए हैं कि अन्नप्राशन करो, ये रिवाज छोड़ गए हैं। इसका मतलब उनको ज्ञान था कि अन्नप्राशन 6 महीने पे होना चाहिए, माने अन्न की जरूरत आ गई है, अब दूध से पोषण पूर्ण नहीं होगा। तो माँ के दूध में तो जितना भी पोषण था हाफ हो गया, तो आप कैसे पूर्ण करोगे? आपको खाना देना पड़ेगा। तो अन्नप्राशन में अगर आप थोड़ा भी दिमाग पे जोर लगाओ तो याद करो कि क्या दिया जाता है? चावल का खीर। तो चावल एक ऐसी चीज है जो शुरुआती खाना होता है बच्चे के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है। क्यों? हम तो गेहूं इतना प्रोड्यूस करते हैं, हम गेहूं क्यों नहीं देते हैं स्टार्टिंग फूड? हम चावल ही क्यों देते हैं? ये याद रखिएगा कि गेहूं से एक एलर्जी होती है जिसको हम लोग सीलियाक डिजीज बोलते हैं, उससे बच्चे का पोषण हैम्पर हो सकता है। लेकिन आज तक चावल से कोई एलर्जी मेडिकल वर्ल्ड में अननोन है, पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, कभी नहीं हुआ। तो चावल से, इसलिए शुरुआती खाद्य उसका चावल से होना चाहिए। पर जब हम चावल कहें तो उसमें बहुत सारी और बातें भी आ जाती हैं। तो 6 महीने पर हम चावल स्टार्ट करेंगे, सब्जियां स्टार्ट करेंगे बच्चे के माँ के दूध के साथ में। तो माँ के दूध में जो पोषण है उसको जाया नहीं करना है, वो चलेगा अभी 2 साल तक। प्लस उसकी बढ़ोतरी इसमें अच्छी होगी, उसके विकास इसमें अच्छा होगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, कि वो और अच्छे से खाना भी साथ में खाए। तो पोषण मतलब माँ का दूध प्लस खाना शुरू हो गया 6 महीने पर। नेक्स्ट, तो जब आपने ये शुरू किया है तो आपको पहला आपका एक
विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें आपने बच्चे के शारीरिक विकास को ठीक किया, अच्छा किया, बढ़िया किया, तो माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। 6 महीने पे जो मुझे मिलते हैं ग्रोथ में कमी, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि माँ ने खाना नहीं स्टार्ट किया होता है और सिर्फ दूध पे 1-1 साल 1.5 साल तक बच्चे को पाल रही होती है, और वो भी बोतल पिला के दस्त और अलग से कर देती हैं। तो आप लोगों से मेरी करजोड़ विनम्र प्रार्थना है कि बोतलों का इस्तेमाल ना करें, चम्मच कटोरी से दें। अगर किसी कारण माँ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें डॉक्टर बोले कि माँ नहीं पिला पा रही है, उठ नहीं पा रही है, तो माँ का एक्सप्रेस करके आप उस ब्रेस्ट फीड को ही दें। आप याद करिए, कोई जानवर हो जो दूसरे जानवर का दूध पीता हो, बकरी को कभी देखा है गाय का दूध पीते हुए, या गाय को देखा होगा भैंस का दूध पीते हुए, या भैंस को देखा होगा कोई और एनिमल का, शेर का दूध पीते हुए। कोई जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है, सब अपनी माँ का ही दूध पीते हैं। तो इसलिए मैं जोर देके बोल रही हूँ कि बच्चे को माँ के दूध जैसा पोषण किसी और चीज में नहीं मिल सकता। वो 2 साल तक जारी रखें और उसके साथ में बच्चे को पोषण खाद्य के रूप में भी स्टार्ट करें। अब यहाँ पर अगर हम गड़बड़ा जाएं तो का सवाल तब आता है कि बच्चा किशोरावस्था में पैर रख रहा है। किशोरावस्था माने 10 साल से 18 साल तक का बच्चा। वहां क्या होगा आप देखिएगा, एकदम से 10-12 साल के अंदर लड़कियां एकदम से लंबी हो जाती हैं, लड़कियों के शरीर भरने लगते हैं। बच्चे लड़के 13-14 थोड़ा सा ले, पर वो फिर उनमें लंबाई आने लगती है, उनकी मांसपेशियां डेवलप करने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे उनको बढ़ रहा है शरीर, वैसे वैसे पोषण की आवश्यकता बढ़ती है। तो ये आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसको गंवा दिया तो आपका बच्चा जो है बीमारियों से ग्रसित जरूर होगा। तो पोषण की आवश्यकता यहाँ अधिक है। तो लड़कियों के लिए माँ जितना खाती है उससे 1 रोटी ज्यादा, बच्चों के लिए फादर के बराबर का खाना आप देंगे। ये एक ब्रॉड मैंने आपको बता दिया, पर इसमें प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की, इन तीनों चीजों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप गोलियां ठूस दे बच्चे के अंदर। सरकारी आयरन हर महीने हर हफ्ते का है, वीकली प्रोविजन है, आप स्कूल में दें, ना मिले आंगनवाड़ी से दें। और स्पेशली जिन लड़कियों में माहवारी स्टार्ट हो गई हो उनमें तो बहुत जरूरी है कि उनको आयरन मिले। और प्रोटीन ही होता है जो गेम चेंजर होता है। वो मांसपेशियों के बिल्डिंग में, हर चीज में, हार्मोन्स के सिक्रीशन में, मस्तिष्क के डेवलपमेंट में, सब चीजों में प्रोटीन की जरूरत होती है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसकी हमें हर चीज के लिए जरूरत है। तो वो आप चूके ना प्रोटीन दें, और विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में उनको पहुंचनी चाहिए। वो कहाँ से आती है? फल सब्जियों से, तो वो जरूर आनी चाहिए। और साथ में ये ना भूलें कि आपकी 3-1-8 का रूल है। 3 मील्स जरूर से खाने हैं, नाश्ता नहीं मिस करना है, 1 घंटा सोना है और 8 घंटे की नींद होनी चाहिए पर्याप्त रूप से। तो पोषण के साथ साथ ये 3-1-8 का रूल न भूलें। नेक्स्ट। अब जब मैं ओपीडी में बैठती हूँ तो कैसे एक माता आती है खींचती हुई अपने दोनों बच्चों को, चलो चलो डॉक्टर साहब को दिखाना है। अरे डॉक्टर साहब देखिए, ये बच्चा जो है खाता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, करता ही नहीं है, पढ़ाई में भी गड़बड़ कर रहा है, और ये बच्चा जो है वो कह रहा है क्यों मुझे यहाँ लेके आई हो, हैं? मेरी कोचिंग भी मिस हो गई है। और साथ में बहन जो है मोटी ताजी गबली, और छोटा बच्चा जो है, लड़का जो है वो सुकड़ू सुकड़ू दिन। अब जब इनको देखा गया तो पता चला ना इनका खान पान सही है, ये जंक फूड खाते हैं। ये जो आप खाते हो ना, समोसे, चाय, बर्गर, पिज्जा, मैगी, ये सब जो हमें बहुत पसंद होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो बिटिया रानी जो है यही सब खाती है, माहवारी भी शुरू हो गई है और आयरन भी नहीं ले रही है, और ये उलजलूल खा रही हैं। तो क्या होता है कि इसमें उसमें सूक्ष्म पदार्थ नहीं पहुंच पा रहे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो पहुंच ही नहीं पा रहे, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब ये सब नहीं हो पा रहा है, अब मोटी हो रही है, खा तो रही है लेकिन खोखली मोटी। अब जब खोखली है और मोटी है तो उसमें क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दिमागी तौर से वो थोड़ा सा थकान का एहसास करेगी और बच्चे चिढ़ाएंगे, अब आप मोटी हो, ए मुटल्ली इधर आ, ऐसे बोलेंगे। तो फिर ऐसे में तो बहुत परेशान हो जाएगी लड़की, मस्तिष्क भी उसका ठीक से काम नहीं करेगा, गुस्सा करेगी, पढ़ेगी नहीं, घर भाग जाएगी, मिस करेगी स्कूल। तो बहुत सारे नुकसान मोटापे के साथ भी आते हैं। और जैसा मैडम कह रही थी, अब मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हमें जो कुपोषण है
उसमें कुपोषण के साथ साथ ये मोटापे के कुपोषण पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक और बच्चा आई, छोटे बच्चे को लेके 6-7 महीने का बच्चा। हमने पूछा आपने खाना शुरू किया, कॉम्प्लीमेंट्री भोजन शुरू हो गया बच्चे का, दाल शुरू किया, चावल शुरू किया? जी मैडम जी सब खाता है। मैंने कहा एक दिन का बता दो मुझे पूरा खाना क्या खाता है। तो पता चला उठते ही हम चाय में डुबो के बिस्किट देते हैं, वो बच्चे वाला बिस्किट जो होता है 1 पैकेट वो खा लेता है। 1 पैकेट मैंने 7 से 8 बिस्किट वो खा लेता है। अब उस बिस्किट में क्या है? नीरा मैदा और चीनी, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि चीनी 2 साल तक के बच्चे को ना दें और ना दें। जो चीनी या जो मिठास नॉर्मल फूड में है या नॉर्मल फ्रूट में, फल में है, वो बच्चे के लिए अच्छा होता है। ऊपर से ये चीनी नहीं देना है। आप सबको पता होगा कि इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन गया है, वो इसीलिए बन गया है चल कुछ मीठा हो जाए। तो ये चीज नहीं करनी है आप लोगों को। बार बार कह रहे हैं 2 साल तक कोई मीठा नहीं, 1 साल तक ऊपर से नमक नहीं। तो ये जो चाय बिस्किट का रिवाज है भाई, हम अगेन मैं कहूंगी हम भारतीय हैं, हमारे देश में कब चाय का रिवाज था? हमारे यहाँ तो दूध, दही, मट्ठा इन सब चीजों का रिवाज था, वो कहाँ गया? हम लोग ने चाय में डुबो के बिस्किट स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज इस रिवाज को तोड़ें, वापस जाएं अपने पुराने ट्रेडिशनल खाने पे, दूध दही मट्ठे पे वापस चलें। अब आया नेक्स्ट कि क्या होता है अब जो है हमें बच्चों में क्या मिल रहा है। अभी उस दिन 19 साल का एक बच्चा हमारे ओपीडी में आया, वहीं रिसेप्शन डेस्क पे गिर के मर गया, उसको कार्डियक अटैक हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या हो रहा है? ये मोटापे की वजह से हो रहा है, ये हृदय रोग की वजह से हो रहा है, ये डायबिटीज की वजह से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे डायबिटीज के शिकार, रोज उनके खून की जांच कर रहे हैं या घर में खून की जांच कर रहे हैं, चुभ रहे हैं बेचारे बच्चे। तो क्या ये सही है? और ये शहरों में बहुत बढ़ गया है। अभी आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया या गांव भर में रोज जांच नहीं होता है। अगर आप जांच करेंगे तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कुपोषण के शिकार इस तरीके के हैं कि उनमें अगर गर्भावस्था के दौरान मां कुपोषित है, आज भी हालांकि हमारे यहाँ कानून कहता है कि 18-19 साल से कम की लड़की का ब्याह नहीं होना चाहिए, फिर भी गांव घरों में होता है। और वो कुपोषित मां जिसका शरीर अभी तैयार नहीं हुआ, वो अपने बच्चे को जन्म देती है जो कुपोषित होता है। ये कुपोषित बेटी अगले जो जेनरेशन होगा उसमें कुपोषण पैदा करेगी। तो ये एक जेनरेशन नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण चलता रहेगा। तो ये गर्भावस्था वाली जो किशोरी माँ है उसके ध्यान रखना, उसके पोषण का ध्यान रखना सबसे पहला काम होता है। अब जब जन्म के बाद इस बच्चे का कम वजन का एक बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ? ये कम वजन का बच्चा जो है, इसको हमने सोचा अच्छा चलो माँ पे तो ध्यान नहीं दिया, हमारे घर में दिया पैदा हुआ है, हमारे घर का दिया बाती है ये, हम इसके खूब खिलाई पिलाई करते हैं। अगेन मैं आपसे कहूंगी कि 1 साल तक अगर एक्स्ट्रा फैट के सेल बन गए, एक्स्ट्रा हो गया, तो वो जिंदगी भर नहीं जाता और ये बच्चा जरूर शिकार होगा कोई ना कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, मधुमेह का, मोटापे का, कैंसर का या कोई ना कोई। तो ओवर भी करना अच्छा नहीं है और अंडर भी करना अच्छा नहीं है। अब अस्वास्थ्यकर भोजन का सेवन, अस्वास्थ्यकर क्या ना, खूब नमक खा रहा है, खूब चीनी खा रहा है ना, वसा का मात्रा बहुत बढ़ गया है, खूब तला भुना है ना, और प्रिजर्व वाला। क्या ना हम अक्सर देखते हैं बच्चे ओपीडी में आते हैं चिप्स का पैकेट लिए हुए या कुरकुरे का पैकेट लिए हुए, तो ऐसे में तो बहुत मुसीबत हो गई। हम माँ को क्या बोले कि आप ना दो, उस समय तो बच्चा बिल्कुल लेट जाएगा जमीन पे अगर उसे छीन लिया जाए। तो ये जो हानिकारक या अस्वस्थकर भोजन है, आहार है, इसका सेवन शुरुआत से ही रोकना चाहिए। आप फर्स्ट डे पे रोक दोगे तो सही होगा, आप अगर लास्ट में जाके रोकने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब तक शारीरिक नुकसान भी हो चुका होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हमारे बच्चे क्या खेलते थे? स्टापू खेलते थे, खो खो खेलते थे। आज के बच्चे कहाँ खेलते हैं? ये सब खेलते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कुछ बच्चे आए, स्कूली बच्चे। जब उनसे पूछा भाई आपके पास कोई गेम्स पीरियड होता है, खेल का पीरियड होता है? तो बोले हाँ मैडम होता है। तो बीच में से एक छुटकू सा बच्चा उठा और उसने बोला कि मैडम वो गेम्स के पीरियड में तो मैथ्स की टीचर पढ़ाती है। तो आप बताइए कहाँ है वो शारीरिक गतिविधियों? कमी है, वहां है ही नहीं। तो वो बच्चे कैसे पनपेंगे? और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जिसमें हम जो है क्या
लेटे रहते हैं, देर देर में उठते हैं, रात में देर से सोते हैं, खाने में हम लोग जंक फूड खाते हैं। तो जो पूरी जीवन शैली, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा विचार सब बदल चुके हैं। तो अस्तास्तर जीवन शैली भी इन रोगों को जन्म देती है। अब ये जो है बाल्यावस्था, एक तो बाल्यावस्था में पहले 6 महीने में मैंने आपसे कहा कि स्तनपान और उसके बाद पूरक आहार और आहार में विविधता करें और मीठे पैक्ड फूड और जंक फूड ये सब न दें। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कविता बताती हूँ। खाओ बच्चों कच्चे गाजर, मूली, खीरा और टमाटर, लाल लाल तुम हो जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अगर सही पोषण मिलेगा तो आप अपने आप को एनीमिया मुक्त, वरना लाल लाल तुम हो जाओगे, एनीमिया मुक्त पाओगे, पोषित पाओगे। सो ऐसी स्थिति में बच्चों को आपको विविधता आहार में देनी पड़ेगी। और जन्म के समय कम वजन जैसे हैं, वैसे बच्चे को क्या होता है, वो अगर उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया, ओवर नहीं करना है पर ध्यान तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टंटेड मतलब हाइट में कम या वजन में कम, दुबले ऐसे होंगे। तो ऐसे बच्चे भी आगे चलकर, ये कुपोषित ही हैं, तो ये आगे चलकर स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। और अगर नहीं जी पाए, आप सोचिए ये स्वस्थ नागरिक बन पाएंगे? क्या मोदी जी का सपना पूरा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि पोषण और भारतीय नागरिक सबसे पहले तो हम कभी नहीं हो पाएंगे फिर। तो पोषण एक ऐसी चीज है जो शरीर के साथ साथ दिमाग को भी तेज करेगी। और आप देखिए हमारे सबके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। विदेश में उनकी बड़ी कदर है क्योंकि ये भारतीय दिमाग उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो भारतीय दिमाग सबसे तेज है, उसको पनपने के लिए आप लोगों को पौष्टिक आहार देने की बहुत जरूरत है। और एक बड़ा आजकल जो आया है स्क्रीन, मोबाइल, इससे ज्यादा नुकसान किसी ने शायद नहीं किया हमारे बच्चों का। इसने हमारे बच्चों का खेल रोक दिया। उस दिन एक बच्चा बोला, मैंने कहा क्या खेलते हो? साहब खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और मोनोपोली खेलता हूँ। मैंने कहा खेलते हो तुम क्रिकेट? बोले क्यों, मोबाइल पे होता है ना आंटी। तो मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं। वो बाहर शहर में पार्क कितने सारे हैं, वहां जाके अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलता। तो सोचिए इस बच्चे को, क्योंकि ये सबके साथ बाहर नहीं खेल रहा है, शारीरिक निष्क्रियता भी आएगी। उसके साथ साथ में क्या होगा, क्या ये कभी लीडरशिप क्वालिटी ला पाएगा क्योंकि बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है? क्या ये मित्रता का बात वो जो है पनप पाएगी क्योंकि ये बाहर बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है? तो एक मानसिक स्थिति भी इसके साथ साथ आती है, जुड़ी हुई है इस पोषण के साथ और शारीरिक निष्क्रियता के साथ। मोटा होगा, साथ में डायबिटीज आएगी, साथ में हार्ट डिजीज आएगा, साथ में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो वो मैं आपको सारी चीजें नहीं बता रही हूँ, पर वो आएंगी। इसलिए ये टीवी से और मोबाइल से आंखों पे, बढ़ते आंखों पे, बच्चे के जो इमेच्योर आंखें हैं उस पे जोर पड़ती है, इमेच्योर ब्रेन है उस पे जोर पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ एक फोटोग्राफ जिसमें ये होता है कि अभी दिखाऊंगी आपको वो फोटोग्राफ जिसमें मोबाइल का असर आपको पता चलेगा। सो अब जो है कि हाँ, ये जो है फोटोग्राफ आप देखिए, मोबाइल, ये MRI फोटोग्राफ्स हैं मोबाइल यूज करने के बाद। तो ये मोबाइल यूज करने के बाद आप देखिए, पहला वाला नॉर्मल फोटोग्राफ है, दूसरा वाला बिल्कुल तपा हुआ लाल इन्फ्लेम्ड फोटोग्राफ है। ये मोबाइल यूज करने के बाद हुआ है। तो अधिक देर तक अगर आपने मोबाइल यूज किया, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि मोबाइल यूज सिर्फ 2 घंटे 24 घंटों में होनी चाहिए, रात को नहीं होनी चाहिए। और 2 घंटे में भी हर 20 मिनट पे बच्चे को 20 मीटर दूर एक जगह पे अपना लक्ष्य बना के 20 बार आंखें झपकानी पड़ेंगी, फिर वो वापस आ सकता है। पर उसके बावजूद ये रहेगा कि ब्रेक करे और 2 घंटे से ज्यादा दिन भर में ना देखे। अगला चलो, स्कूली बच्चे वाला। हाँ, सो अब बच्चों की बात आई, खाओ बच्चों कच्चे गाजर।
अब आए हम किशोरावस्था पे। आपको बार बार हम यही बता रहे हैं कि अगर हम बाल्यावस्था में चूक गए तो हमारे पास भगवान जी ने एक और अवस्था दी है जो कि किशोरावस्था है। ये हमारी सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये अगर आपने खो दिया तो आप बहुत नुकसान में रहोगे। तो अब क्या हो गया है कि इनमें रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसा मैडम कह रही थी, अब मोटापा भी कुपोषण में ही आता है। मोटा पहले क्या कहते थे, पहले हमारे जब बचपन में कहते थे देखो देखो फेरेक्स बच्चा जा रहा है, मैंने कितना अच्छा मोटा ताजा गुबलू गुबलू, और गाल खींच दिए जाते थे, अरे वाह 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 वाह। लेकिन नहीं, वो बच्चा भी ठीक नहीं है। तो असंतुलित वो आहार नहीं होना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में स्टडी करी ना तो हमने पाया, क्या खाते हो बेटा? नहीं नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा खाता है। कितना खाता है? नहीं मैडम, 2 रोटी तो खा ही लेता है, और कभी कभी 3 रोटी भी खा लेता है। पता चला मोटी मोटी 3 रोटियां खाई। उसके बाद सब्जी नहीं, आलू में डुबो के खाता है, या कोई सब्जी बनती है तो उसमें डुबो डुबो के खा लेता है, और बस आलू की सब्जी उससे बहुत पसंद है। और समोसे जब आते हैं तो बड़े शौक से खाता है। और मीठा तो उसकी कमजोरी है मैडम, रोज का मीठा चाहिए उसको। अब देखिए, अभी मैं आपसे कह रही थी, आलू कोई सब्जी होती है? आलू में सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट होता है, और आलू का कायदे से तो छिलके के साथ खाना चाहिए, वो तो हम निकाल के फेंक देते हैं। तो क्या बचा? तो एक चीज ध्यान रखिए, आलू हरी सब्जियों को नहीं वो कर सकती है, उनकी जगह नहीं ले सकती है। तो और दूसरी चीज, आजकल क्या, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही क्या मिलता है? समोसे की दुकान, मैगी की दुकान, नूडल्स की दुकान, आहा, चाट की दुकान, बच्चे चालू उसमें एकदम। तो ये जंक फूड, तली भुनी चीजें, ये चीज याद रखिएगा कि वो जो ठेले वाला है, वो कल के तली भुनी वाली जो तेल है ना, उसको फेंक नहीं देगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो वो उसी तली भुनी तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फिर से बनाएगा, और वो इतना ज्यादा शारीरिक नुकसान करता है, और आपको तो पता ही नहीं है। आपने बच्चे को दिला दिया या पैसे दे दिए, उसने खा लिया, उसका तो शारीरिक नुकसान हुआ। तो इन चीजों से, जंक फूड से भी आपको बचना है। इसके बारे में और बात करेंगे। अब क्या हुआ, रात भर उन्होंने मोबाइल देखा है, तो नींद पूरी हुई नहीं, सुबह उठे नहीं, अम्मा ने लगाई एक झापड़, उठता क्यों नहीं है? स्कूल की बस हो गई मिस, बाप ने बोला मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, तो दूसरी झापड़ पड़ी। तो याद रखना, नींद से की कमी से तनाव बढ़ता है, पूरी जीवन शैली पे असर पड़ता है। तो इसलिए मैंने वो 3-1-8 का रूल बताया था कि 8 घंटा सोना भी वो रिपेयर है आपके बॉडी का। जैसे आपको समय देना पड़ता है ना हर चीज के रिपेयर के लिए, वो आपके बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है। तो वो उस समय आपका शरीर अगर रिपेयर नहीं होगा तो मुश्किल है फिर नींद नहीं पूरी करने पर। और शारीरिक गतिविधि में कमियां आ गई हैं। आप देखो, वो बच्चा खाली मोबाइल देख रहा है बैठा हुआ, कोई और काम तो है नहीं उसके पास। और अब तो मोबाइल से एडिक्शन हो गया है, जैसे तंबाकू से और नशे की चीजों से होता है, मोबाइल से नशा आ गया है। ये हमारी किताबों में आ गया है, और नशा मुक्त केंद्र बन गए हैं इसमें, बैंगलोर में NIHM में, जहां इन बच्चों को भेजा जाता है स्क्रीन से मुक्ति के लिए। तो आप समझ लो, अल्कोहल में मतलब आपके नशा है जो, वैसी चीजों की जैसी इसमें भी नशा है। और आपके स्कूल और समुदाय में पूरे स्वास्थ्य शिक्षा की कमी है। इसलिए आज मैं आभारी हूं इन सब लोगों का, जो लोग आपके साथ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी इस बारे में थोड़ा पता चले। अब नशे की चीजें हैं, जैसे आज अगर घर में पिताजी ने बच्चे के सामने शराब पी, तो क्या वो कल को उसको मना कर पाएगा कि ये नहीं पी सकते? या हमने तो कहीं और गए थे, वहां बोला आजा तू भी एक पेग ले ले। तो अब ऐसे अगर होगा तो बच्चा तो लत में पड़ेगा ही। और याद रखिएगा, जिसने एक बार पिया वो एट रिस्क हो गया, वो दोबारा पिएगा, तिबारा पिएगा, और हो सकता है उसको नशा हो। तो ये शुरुआत ही नहीं होने देनी है इन मादक पदार्थों की। नेक्स्ट, तो ये जो अस्वस्थकर आहार, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूं, ये लेने से केवल शरीर नहीं, मस्तिष्क का विकास भी, और व्यवहार भी, और एकेडमिक्स, शैक्षणिक प्रदर्शन भी, मूड भी, सब कुछ दिक्कत होती है। पेट में, अगर हमारी माता जी कहती है पेट न पैया रोटियां, सब्बे गल्ला खोटियां। अगर पेट में खाना सही नहीं गया तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, मूड खराब होता है, तो वो लड़ेगा, चिल्लाएगा, स्कूल में लड़के आएगा, आपके माँ बाप से लड़ेगा।
तो मूड नहीं सही रहेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, नींद भी नहीं पूरी हुई, खाने को भी नहीं मिला, तो आपका जो है पूरे उसका जो केमिकल चक्र जो है वो पूरा नहीं पड़ा। तो दूसरी चीज है, मैंने अभी बोला ना, आहार, विहार और विचार तीनों बहुत कनेक्टेड चीजें हैं। तो अगर आपका आहार सही नहीं है तो आपका विहार नहीं है तो विचार कभी सही नहीं हो सकता। सो दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है जिसके पेट में वो नहीं, खाना सही नहीं जा रहा है, कल को ये चल के क्रिमिनल हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही सकता है क्योंकि उसके विचार भी सही नहीं होंगे। और जो बच्चा लड़ाइयों में पड़ेगा उसके आप सोच लीजिए क्या जीवन शैली बाद में हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। ये तो आपको मैंने दिखाया था। तो आगे चलते हैं। आपकी जो आते हैं ना, इसको हम गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। मतलब आपके पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है ना, करीब 1 किलो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो आप घर जाके बहुत मुस्कुराइएगा कि आपका वजन जो है वो 1 किलो कम है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है यही 1 किलो ले रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये आपके गट से, आपके पेट से, आपके मस्तिष्क सक नर्व्स से जुड़े हुए हैं। ये जो नर्व्स हैं, ये आपके 3 साल के बच्चे की आयु जो है उसमें 80% मस्तिष्क विकसित होता है और 5 साल तक में सबसे बड़ा ब्रेन होता है 90%। इसका मतलब बाकी बचता है बस 10% जो बाकी विकसित होने को रहता है, और वो बाद में होता है 10%, 10 से 18 साल में। तो वो जो है ना, आपको बाल्यपन में तो आपको देना ही है अच्छा पोषण, आपको वो 10% भी मिस नहीं करना है जो किशोरावस्था वाली है, उसको भी संपूर्ण करने के लिए और बेहतर मानसिक प्रदर्शन के लिए आपको संपूर्ण आहार देना है। मतलब आपको विविधता रखनी है। आगे चले। पर हम करते क्या हैं, हमारे बच्चे खाते क्या हैं? खाते हैं जंक्स। इसमें हमने सी दिया है के की जगह, क्योंकि उससे हमारा ये पूरा फॉर्मूला बनता है। जंक फूड में जंक फूड जिसको हम जानते हैं, फिर जो बहुत तले भुने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, फिर जिनके खाने से खोखलापन है, उसमें कुछ नहीं न्यूट्रिशनल मिलता है। तीसरा, आपके ये जो रंगीन पेय पदार्थ होते हैं, मतलब कार्बोनेटेड होते हैं, कलर्ड होते हैं या कैफिनेटेड होते हैं, ये ड्रिंक्स, ये बहुत नुकसान करते हैं। स्पेशली आपकी किडनी को तो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये वाले जो है ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को आपकी किडनी में रोक देते हैं और आपके बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो हमें थर्ड वर्ल्ड माना जाता है, हमारे यहाँ ये सब डंप कर दिए जाते हैं। और विलायती क्या खाते पीते हैं आपको पता है? फल के रस घर में बना के वो लेते हैं। वो ये सब नहीं लेते हैं, ये जो रंगीन वाले ड्रिंक हैं वो हमारे थर्ड वर्ल्ड में भेज दिए जाते हैं। यहाँ से हम खरीदते हैं, पीते हैं, अपने बच्चों की हड्डियां कमजोर बनाते हैं और उनको पैसा चला जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आज भी क्या आपको विलायतियों का स्लेव बनना है या अपना स्व विकसित होके अपना दही छाछ मट्ठा उस सब पे जाना है। एंड चौथी चीज हो गई ऐसे शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। इतना चीनी मार, इतना चीनी की दिन भर क्या महीने भर की चीनी इसी में चली जाएगी आपकी, और डायबिटीज तो तब होगा ही होगा। नेक्स्ट, तो इसके साथ साथ ये याद रखिए कि इन जंक फूड में क्या ये माँ के ढाबे से निकलती हैं? नहीं, ये दुकानों से आती हैं, पैसे से खरीदी जाती हैं, तो इसमें माँ का प्यार नहीं मिला होता है। और कौन से हाथ से इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने सुना था कि पॉटी गया, धोया भी नहीं ठीक से, आके फिर उसने चाट सर्व कर दी। तो आप सोच लो आप कितने गंदे हाथों से खाना खा रहे हो हैं, और बार बार उसी तेल में तला हुआ, गंदे हाइजीन से, और उस तेल में भी पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। हाँ, ये तो टाइम टेस्टेड होगा नहीं, तो ये तो हैजर्डस है। ये चीज सही हो ही नहीं सकती जिसमें इतनी सारी कमियां हैं। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम यही बच्चों के हाथ में थमा देते हैं पैकेटें, और इन पैकेट से बच्चों को बहुत नुकसान होता है। आगे चले। अब आए कि कैसा खाना, ऐसे आपको गट ब्रेन का हमने बताया। तो ये जंक फूड जो है ये आपको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग से ये जुड़ा है तो क्या होगा, दिमाग में मेमोरी जो लर्निंग है, मेमोरी है, उसका बढ़ोतरी नहीं होगी।
तो ये बच्चा चीजें याद नहीं रख पाएगा, चीजों को अटेंशन नहीं दे पाएगा, और फल ये होगा कि जो आप चाहते हो कि क्लास में मेरा बच्चा फर्स्ट आए, वो चीज तो नहीं हो पाएगी। तो अगर बच्चे को क्लास में फर्स्ट लाना है, अगर उसको अच्छा एजुकेशन देके, उसको पालन पोषण करके आपको अच्छी जगह बिठाना है, तो ये याद रखिए उसके लिए आपके हाथ में चाबी है, कुंजी है, आपको पोषण सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो ये देखिए, मैं मोटा मोटा बोल देती हूँ, मैडम जो बोल रही थी कि सिर्फ अगर आप चावल ही देते रहोगे या सिर्फ आप दाल ही देते रहोगे तो नहीं काम चलेगा। तो सबसे पहली बड़ी बात है डाइवर्स डाइट। उसमें इंद्रधनुषी रंग होना चाहिए। आप वो बगल वाली थाली देखिए, लाल, हरा, नीला, पीला सब है उसमें, बैंगनी सब है, तो वो इंद्रधनुषी प्लेट आपको दिखना चाहिए बच्चे की थाली। दूसरी है कि शारीरिक गतिविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा का जो है उसका खेलना, ये पीरियड जाया ना होने दें स्कूल में, ये खेलें जरूर। अगर स्कूल का पीरियड किसी कारण एग्जाम्स है नहीं हो पा रहा है, तो शाम को बच्चे के साथ आप खुद खेलो ना, बैडमिंटन खेलो, खो खो खेलो, स्टापू खेलो, कुछ भी खेलो पर खेलो। और ऊर्जा, कैलोरी, इसमें क्या होना चाहिए, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग खेतों में काम करते थे और वैसा ही खाते थे थाल भर के, तो जितना खाया उतना ही निकाला, खर्चा किया। तो ये खाने और खर्चे का संतुलन होना चाहिए, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो आपने सिर्फ खाया खाया और सब जमा लिया, वो नहीं हो सकता है। तो वो जमा जो है वो आपको बाद में नुकसान देगा। और आपको जो है चीनी का सेवन अधिक नहीं करना है। मीठा आपको, जो हम लोग ट्रेडिशनली इंडियन खाने में करते हैं, भारतीय खाने में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग थोड़ा सा खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ का, छोटा सा एक टुकड़ा, अगर मीठे की बहुत इच्छा हो रही है तो वो ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मीठा हमको खाना भी है तो देखिए एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया मीठे का, तो वो फूड पिरामिड में भी अगर आप देखो तो सबसे ऊपर एकदम नोक पे है जरा सा मीठा। तो मीठे का संतुलन रखना है, मीठे से ही खाना नहीं खाना है। नमक का अगेन दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर क्या होता है, ये जो हम प्रोसेस्ड फूड पैकेट वाले देते हैं, इनमें एक पैकेट में ही 5 ग्राम से डबल चला जाता है, तो इसलिए आपके पूरे दिन भर की नमक की पूरी हो गई। अब जब ये नमक एक्स्ट्रा लोड आप अपने किडनी पे डालोगे ना, तो किडनी की बीमारियों के संशय पैदा हो जाते हैं। और सिर्फ एक चीज से नहीं होगा, आपके पोर्शन साइज छोटे, अच्छा ठीक है, आपने हफ्ते में 1 दिन बच्चे को बाहर खाना खिलाया, पर आप ये नहीं देखेंगे कि बर्गर 1 in 1 प्लस, हाँ प्लस वाला कांड नहीं करना है। आधा छोटा पोर्शन पिज्जा का एक टुकड़ा खाया वो बहुत है, पूरा पूरा पिज्जा खिला दिया ना तो फिर हो गया। तो एक मंगा के फैमिली भर बांट लीजिए ताकि पूरी फैमिली एक एक पीस खाए, तो किसी को भी ज्यादा नहीं हुआ। तो पोर्शन साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप खाने की थाली को देखें, उसमें सबसे पहले बच्चा क्या, दाल 1 कटोरी पिएगा, 1 कटोरी सब्जी सलाद खाएगा, और उसके बाद उसके पेट में ना जो जगह बचे उसमें वो चावल रोटी खाए और दही या दूध का कोई भी एक प्रोडक्ट, दही है, छाछ है, पनीर है, कुछ एक ले। तो ये हो गया आपका संपूर्ण आहार। और साथ में आप याद रखिए, यहाँ पे 1 गिलास दिखाया है, दूसरी गिलास दूसरी तरफ है, वो शायद कट गया है। पानी, आपके शरीर का 70% पानी है, वही पानी आपके शरीर के सारे केमिकल रिएक्शन करता है, और वो पानी नहीं मिला अगर, तो आपके शरीर की सारी चीजें रुक जाती हैं। तो बच्चे को कभी भी डिहाइड्रेट होने ना दीजिए, पानी की मात्रा उसके पास पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो ये है आपके अनाज के सेवन का। शुरू के दोनों कॉलम आप देखिए, उसमें प्रोटीन है, बहुत जरूरत है बढ़ते बच्चे के लिए। नेक्स्ट 2 में देखिए फोलेट, आयरन फोलेट की बहुत जरूरत है। आप देखिए साग के पत्ते, कुछ नहीं हो पाए टब में आप साग उगा लो, अगर गरीबी है तो कोई बात नहीं, आपके घर में पुदीना तो उग जाएगा, साग धनिया तो उग जाएगा, आप थोड़े से बीज डाल दो उसके टब के अंदर, खा लो आप थोड़े साग। और अगर आपको विटामिन युक्त खाना खाना है, हमारे घर में नींबू का पेड़ है, बहुत फलता है ना, तो आप नींबू ले लो और बो दो अपने आंगन में, आप उससे खा लो, है ना। जो सीजनल फ्रूट हो वो आप लो। हम नहीं कहते आप बड़ा जाके कीवी खरीद लाओ और क्या क्या विलायती आते हैं वो खरीद लाओ।
आपके घर में मौसमी जो फल आ रहा है वही लाके आप खाओ। और सबसे बढ़िया बच्चों के लिए होता है केला। मैं आपसे कह दूं, केला और सेब का तो कथनी ही है कि डॉक्टर अवे रखता है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप केला अगर दे सकते हो, वो बहुत अच्छा फ्रूट होता है। बोर हो जाए, मौसमी फल की बात कर रही हूं, आप बदल दो, पर अगर आप दे सकते हो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। नेक्स्ट, अगर आप ये सब करो तो उच्च कैलोरी वाले जो हैं उनके विकल्प भी आपको बताने पड़ेंगे। माँ से अगर कह रहे हो कि आप चिप्स का पैकेट ना दो, बर्गर पिज्जा ना दो, तो क्या दो वो भी वो पूछेंगे। तो यहाँ हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको सेवन क्या करना है, किसके बदले, वो भी बताया है। और अगर हम तो, हमारी नानी दादी भाई हमें तो चटनियां, क्या मस्त चटनियां खिलाती थी। हमने तो कभी कोई डिप विप नहीं सुना। हमारे घर में तो कितनी अच्छी चीजें बनती थी भाई, धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी, आय हाय अभी भी जवान में पानी आ रहा है। तो ये याद रखिए, फ्रूट में आपको देना है हर मौसमी फल, और आपको देसी बनना है। आपको देना है नारियल पानी, दही, दूध, छाछ, आपको देना है सलाद। और अगर आप लोग बनाते हैं तो हम भी आएंगे खाने के लिए आपके घर में। तिल के लड्डू, है ना, चिक्की, बेसन के हलवा के साथ लड्डू, बेसन के, ये सब चीजें हमारे बंगाल में भी बहुत, ये सब नानी दादी के हाथ का हम लोग खूब खाया करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं गुड़ में अगर हैं, जैगरी में, तो सबसे अच्छा है वो आप दे जरूर से। अब ये आप देख लीजिए नेक्स्ट, कि आप क्या खिलाते हो, एक्चुअली उसमें क्या कैलोरी है। सब में ये जो है आप कोल्ड ड्रिंक में देख रहे हो, सोडा तो है ही है, प्लस 138 कैलोरी इससे जा रही है। अगर आप आधा घंटा भी नहीं चलोगे तो आपका ये हजम नहीं होगा, और अगर दौड़ोगे तो भी आपको 15 मिनट दौड़ना पड़ेगा। ये चल कुछ मीठा हो जाए जो आप करते हो, 230 कैलोरी के होते हैं, इनको हजम करने में ना आपको दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ो अगर आधा घंटा, तब जाके ये हजम होंगे। और आपको 1 घंटा, करीब पौन घंटा अगर आप चलोगे तब ये हजम होंगे। क्या आप अपने आप से पूछो कि क्या आप ये करते हो ये पीने के बाद? ना, आप क्या करते हो, सोफे पे बैठ जाते हो, कुर्सी पे बैठ जाते हो, खटिया पे बैठ जाते हो, और उसके बाद कहते हो आह पेट भर गया, बहुत खा लिया, है ना। तो ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आप 6 से 8 महीने के शिशु का चार्ट देख लो। आपको स्तनपान, मैंने कहा 2 साल तक जरूरी कराना है, तो वो तो कराना ही कराना है। सुबह आपको उसके बाद प्लीज चाय बिस्किट नहीं करें, साथ में आप खाने का कुछ देखें। ग्रुएल बोलते हैं हम इसको, दाल चावल मिला के ये उसको खाने को दें, या रोटी अगर आपके घर में बन रही है 8 महीने से, तो आप रोटी भी दे सकते हो। अगर वो धीरे धीरे उसको हजम कर ले तो चालू हो जाओ। किसी भी कारण से प्लीज आप बाहर का टिन वाला प्रोडक्ट मत लाओ कि घोला और पिला दिया, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। घर का पौष्टिक, माँ का प्यार से बनाया हुआ खाना, इसका कोई वो नहीं है कि विकल्प नहीं है कि आप जो है आप बच्चे को घोटा हुआ खाना डब्बे का खिला रहे हो। उसके प्रिजर्वेटिव से अगेन आपके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो दोपहर में फिर आपने कराया तो एक बार स्तनपान, एक बार भरपूर खाना। इस तरह से आपको, मैंने क्या कहा था, 318 का रूल है, 3 मील तो देने ही देने हैं। और बीच में आपको, छोटा बच्चा है तो उसको स्तनपान दो, और बड़ा बच्चा है तो स्नैक में दो। कुछ स्नैक में क्या दे सकते हो, आपके घरों में दालें आती हैं, चना आता है, और काले चना क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर होता है उसमें, माने घोड़े को भी उससे जोर मिल जाता है। तो आपके बच्चे को तो जरूर मिलेगा। उसको स्प्राउट कराइए भिगो करके और दीजिए ना अपने बच्चे को। तो आपको स्तनपान कराते रहना है, और बीच में पौष्टिक आहार, फलों का, दाल का, चावल का, आपको डाइवर्स चीजें देके एक रंगीन रेनबो डाइट बच्चे को देना है। अब किशोरावस्था की बात जब हम करते हैं और बार बार आपसे कह रहे हैं, उसमें मत चूक जाइए। तो उसमें एक तो संतुलित आहार की बात कर रहे हैं। नाश्ता तो कभी ना छोड़ें। सुबह का जो नाश्ता होता है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेज, ब्रेकफास्ट। मतलब जो आपने फास्ट रात भर किया होता है उसको ब्रेक करना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भरपूर केक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह सब खाते हैं और तब चाय पीते हैं, फल खाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं सिर्फ चाय में डुबो के बिस्किट दे दिया बच्चे को। सो ये चीज आप बिल्कुल रद्द कर दीजिए। किसी भी माँ बाप ने अगर किया तो उनसे बोलिए ये गलत है। पूरा नाश्ता बच्चे को मिलना चाहिए। ऊपर से सामाजिक आयरन की गोली जो मिलती है साप्ताहिक,
वो अगर स्कूल पे ना मिले, आंगनबाड़ी पे अवेलेबल है, सरकार इसके लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है, प्लीज दें। और जंक फूड और ये जो कलर्ड वाले ड्रिंक्स है ना, इनसे जरूर बचें। और जो आपको बोलता है ये सेहत वाली ड्रिंक है, प्लीज उसको बोलिए कि तू ही पी, मेरे लिए नहीं, माफ कर दे। पर्याप्त पानी और नींद मैंने आपको बताया, और शारीरिक गतिविधि। कुछ नहीं मिले ना, कोई सीढ़ी हो आपके, उस पे चढ़ उतर कर लीजिए, बहुत है। और अगर आपको बच्चे को और मस्तिष्क से भी डेवलप करना है, टीम स्पिरिट लाना है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी लानी है, उसमें मित्रता बढ़ाने की स्पिरिट लानी है, क्योंकि हमेशा ना वी से काम होता है, हम से काम होता है। लखनऊ में एक कहावत है, कोई मैं नहीं करता बकरी की तरह, सब बोलते हैं हम जाएंगे, हम करेंगे। तो वो हम में बड़ी ताकत है, वो हम लाइए बच्चों में, और उसके लिए खेल बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, तो जीवन शैली में माता पिता की भूमिका। हमारे बच्चों को आप खुद सोचिए जरा सा आंख बंद करके, क्या आप बच्चों से हाथ धुलवाते हो? खाने के पहले, खाने के बाद, वही गंदे संदे हाथ बाहर से जो लेते हैं वही लेके आते हैं, उसी से खाना भी खा लेते हैं और जमीन पे फैला के उसको भी खा लेते हैं। और उसके बाद दस्त होता है तो आप हमारे जैसे डॉक्टरों के पीछे भागते हो कि साहब दस्त क्यों होता है, ये बता दीजिए हमारे बच्चे को। तो संतुलित आहार की आदत डालिए, जंक फूड से दूर रखिए, नियमित दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है। आप एक चीज याद रखना, अगर आपको पता है कि अभी हमको आंगनबाड़ी है, हमको बाहर जाना है, हमको ये फैमिली से मिलना है, आपकी दिनचर्या बनी हुई है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे। और अगर अनियमित हो गया, आगे का ना पता हुआ, तो कितना मेंटल टेंशन होगा। आप सोचो अब क्या करना है, अब क्या करना है, उधर क्या करना है, तो आपकी तो नींद भी पूरी नहीं होगी कि आगे पता नहीं क्या कराना है ना। सो नियमित दिनचर्या बच्चे का, सुबह उठना, सुबह उठ के अपना नियमित ब्रश करना, फ्रेश होना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, पहले दिन ही उसके स्कूल का बैग सब सही करके रखना। उसके बाद मतलब हमारे एक बच्ची है, वो तो इतना पढ़ाकू, इतना पढ़ी, रात को बहुत पढ़ी, और फर्स्ट आएगी। माँ ने बोला मेरी बच्ची बड़ा पढ़ती है, पता चला फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब लिखने गई तो देखा ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना ही भूल गई, पेन पेंसिल ही नहीं ले गई। सो ये याद रखिएगा कि पिछले दिन उसको नियमितता अपना बैग चेक करके सब कुछ करना है। तो नियमितता जीवन में बहुत, इसकी एक अहमियत है, उसको मत भूलिएगा। और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना पड़ेगा, तो आपको हाथ धोने की आदत डालनी पड़ेगी, नहाने की आदत डालनी पड़ेगी। अब हम तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, बहुत बड़ी हमारी एक बाल रोग विशेषज्ञों की टोली है। वो कहती है कि फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिए हम कुछ नियम देते हैं। देखो, आप बच्चे को मना करोगे तो बोलेगा अरे वो चुन्नू का पापा तो ले जाके खिलाता है, आप गंदे पापा हो। तो आप गंदे पापा ना बनिए, आप जंक फूड खिला सकते हैं, पर सप्ताह के एंड में अगर 6 दिन वो माँ के ढाबे का, मम्मी के ढाबे का खाना खाता है तो 7वें दिन उसको थोड़ा दीजिए। पर जो मैंने आपको बोला है, पोर्शन साइज का ध्यान रखिए, छोटा पोर्शन दीजिए, ज्यादा 1 पे 1 फ्री वाला कांड मत करिएगा। अच्छा, घर के भोजन को प्राथमिकता दीजिए और स्कूल के टिफिन में वही बांध के भेजिए। ऐसा तो नियम है कि स्कूल के कैंटीन में ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए, पर हमने देखा है वो लोग रखते जरूर हैं और बच्चे खाते जरूर हैं। तो इसलिए आप वहां एक बार बात कर लें। अगर मिड डे मील की सुविधा नहीं है तो बच्चा टिफिन लेके जाए, वैसे भी बच्चा टिफिन लेके जाए अगर वो लंच तक नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, अब आया बहुत महत्वपूर्ण, चल भैया वो मरीज बीमार है, चल जूस लेके चलते हैं। हाँ, तो अगर आप जूस की बात करते हो तो ये याद रखना, ये मरीज के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि दवाओं से जूसेस का रिएक्शन होता है, उससे बेहतर है एक दवाई है जो बहुत कॉमनली आप लोग खाते हो, मैं नाम नहीं ले रही हूं, पर वो दवा सर्दी खांसी जुकाम में हर कोई खाता है, उसके साथ जूस पीने से ना रिएक्शन होता है, दवा का असर नहीं हो पाता है। तो इसलिए जूस मैं कहूंगी, देखिए ग्रीन में टिक कर रखा है फल को, और जहां छोटे बच्चे आते हैं ना, वहां छोटे बच्चे जब फल को छूते हैं तो वो कैसा टेक्सचर है उसका, स्मूथ है कि कुरकुरा है कि कांटे वाला है, कैसा है, क्या रंग है, कितना वजन है उसका, स्पेस में कहां पर है वो, ये सारी चीजें एडिशनल हैं जो बच्चे सीखते हैं। और उसके रेशे मिलते हैं जिससे हाजमा, वो जो आप कब्ज की शिकायत लेके रोज आते हो ना ओपीडी में, मैडम बहुत कब्ज है बच्चे को, दवाई दे दीजिए। तो दवा हम तो बाद बीच बीच में कहते हैं कि क्या बहुओं जब आएंगी आपको उनसे कहोगे 1 ट्रक कब्ज की दवा लेके आओ, हमारे बच्चे को कब्ज रहता है, यही आप मांगोगे?
तो मजाक की बात नहीं है, पर कब्ज के लिए अगर आप फल देते हो ना तो बेस्ट होता है। और अगर जूस देना भी है, बच्चा बहुत मांग रहा है, तो घर पे निकाल के दीजिए। प्रतिदिन आधे कप से ज्यादा नहीं दे सकते, और बड़े बच्चों को 1 कप से ज्यादा नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी स्लाइड में एक बार फिर से जाएंगे। इसमें जो आप इसके ठीक बाद यही वाली स्लाइड है। अच्छा, तो जो फूड वाला है, एक फूड का प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या है? शायद इससे पहले था जिसमें खाने का था। तो हमारे जो आंगनवाड़ी है उसमें हमारी सहायिका हॉट कुक मील बनाती है। अच्छा, वेरी नाइस थिंग। तो उसके बारे में आप बता दें कि वो मतलब हाँ, और नहीं मील बनाती है बच्चों का, जाता है ना, तो मिड डे मील जो ये बनाते हैं, हाँ, वहाँ पे आप जरूर कॉन्टेक्स्ट इसको ऐड कर दीजिएगा कि तो उसमें थोड़ा सा अगर आप खिचड़ी पका रहे हो, थोड़े साग के पत्ते डाल दो मिड डे मील में, है ना, तो वो पौष्टिक हो गया। और अगर एक अंडा बच्चा खा ले तो वो बहुत पौष्टिक हो जाता है, तो वो आप वो दे सकते हो। दालें तो देनी ही देनी है, दालें उसका कोई विकल्प ही नहीं है। दालें, हरी सब्जियां वो तो देनी ही देनी है। जब आप मिड डे मील बना रहे हो तो एक चीज याद रखना, दाल और चावल की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए थोड़ा सा दाल उसमें दिखावे के लिए डाला और बाकी चावल ही चावल है। नो, अगर आपने आधी कटोरी चावल ली है तो आधी कटोरी दाल लेंगी, तो बराबर बराबर। क्यों, आपको ये भी मैं समझा दूं, क्योंकि खिचड़ी जो दाल चावल से बनती है, अगर आप देखो हमारी खिचड़ी का रिवाज क्यों है, कभी सोचा है आपने? दाल में एक एसेंशियल एमिनो एसिड होता है जो प्रोटीन बनाता है, और वो चावल में नहीं होता है। अब चावल में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है जो सिर्फ दाल में होता है, और जब आपने मिला दिया दोनों को तो वो संपूर्ण हो गया, तो आपके सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड इकट्ठे हो गए। इसलिए हमारे रस्मों में ये दाल चावल मिला करके खाने की या खिचड़ी खाने का रस्म है, पर मात्राएं बराबर होनी चाहिए। उसमें आप हरी सब्जियां डाल दो, थोड़ा गाजर काट के डाल दो, थोड़ा पत्ते उसके डाल दो, थोड़ी लौकी काट के डाल दो, तो वो और पौष्टिक हो जाता है। इसलिए आप इन चीजों को कॉम्बिनेशन ट्राई करें, क्योंकि बच्चा बोर भी हो जाता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट, एक दिन दाल चावल दिया तो एक दिन खिचड़ी दी, तो एक दिन लौकी वाली दाल दे दी, इस तरह से आप, या साग दे दिया उसमें मिला करके दाल में, साथ में उबाल दीजिए और उसको मींच दीजिए। छोटा बच्चा है तो पता भी नहीं चलेगा उसको दाल का। देखिए आज हरी दाल है, आज काली दाल है, आज पीली दाल है, तो वो एक जो डाइवर्सिटी रहेगी उससे भी बच्चा खुश हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज, जहां पे थे वहां पे आइए, और आगे चलते चले जाइए, मैं बोल दूंगी, बल चलते चले जाइए, और आगे, और आगे। नेक्स्ट स्लाइड, जूसेस स्लाइड, यस। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जूसेस का सेवन नहीं, फल का सेवन जरूर से करें। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब आया चाय, कॉफी, ये जो रंगीन वाले ड्रिंक हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो आप लोग चॉकलेट खाते हो उसमें क्या होता है? भूरे रंग का चॉकलेट, कभी पलट के देखिएगा, उसमें भी कैफीन होता है। सो ज्यादा सेवन से इन सब चीजों का नशा जैसा होता है। अम्मा क्या कहती है सुबेरे सवेरे, हाय एक कप चाय नहीं मिली, हाय मन नहीं लग रहा है, हाय दिमाग नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि चाय में नशे जैसी सेवन पदार्थ हैं। तो इसलिए बच्चों को ये नहीं देना है। जो बच्चे सिर्फ कॉफी पी के इम्तिहान देने चलते हैं वो भी गलत है, प्लीज ऐसा ना करें। उससे इनिशियली तो एकदम से हाई होगा और उसके बाद एकदम से बच्चे का दिमाग क्रैश करेगा बाद में। तो किशोर किशोरियों के लिए अगर आप चाय कॉफी देते भी हो तो 1 कप से ज्यादा ना दें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दिन में 1 कप माने 1 कप, उसके साथ में अगर आपने चॉकलेट दिया, उसमें उसके साथ में आपने कोई और ऐसी रंगीन ड्रिंक दी, तो आप समझ लो कि आपका क्वांटिटी कैफीन का बढ़ गया। तो आपको उस दिन चाय नहीं पी सकते आप। तो आपको एक चीज तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट। तो शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जा दें और बेहतर भविष्य बनाएं। तो पानी बहुत एसेंशियल है, पर्याप्त नींद बहुत एसेंशियल है, अस्वास्थ्यकर खाद्य का सेवन ना करें,
कम से कम स्क्रीन पे जाएं। मैंने आपको दिखाया है, आंखें कमजोर होंगी, इतना मोटा चश्मा पहनेगा और दिमाग में गर्मी आएगी, अटेंशन चला जाएगा, मेमोरी चली जाएगी, आपका बच्चा कभी फर्स्ट नहीं होगा। शारीरिक गतिविधियों खाना है तो साथ में पौष्टिक आहार को लगना भी है शरीर में, और अगर लगना है शरीर में तो खेल कूद बहुत एसेंशियल है, और आहार आपका संतुलित होना चाहिए। तो आज अगर आपने स्वस्थ जीना है और सुरक्षित कल चाहिए आपको, तो पोषण साक्षरता, पोषण अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, अनिवार्य है। आई विल से इसका कोई विकल्प नहीं है। आगे चले। तो आप लोगों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत जरूरी है कि ये जो अन्नप्राशन है, ये गोद भराई है, इनमें आप सुपोषण देखें। क्या वो लोग खाने पीने में दे रहे हैं। किशोरी दिवस अगर आप मना रहे हैं या गृह भ्रमण के लिए आप निकलते हैं, चाहे दस्तक अभियान हो, चाहे कोई अभियान हो, जरूर एक बार झांक के देखें बच्चों की ऊंचाई कैसी है, लंबाई कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, उसकी निगरानी जरूर करें। जैसा कि मैडम बता रही थी, आप लोगों के आंकड़ों के हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम शाबाशी कहते हैं आपको, और कहते हैं कि और इस कार्य को आप जारी रखें। तो जो आपको सही पोषण का महत्व आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप मातृसभाएं करें, पोषण दिवस में जरूर से इसका आयोजन करके परामर्श दें। आगे। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि बोतलों का प्रयोग, डब्बे वाले खानों का प्रयोग, पैकेट का प्रयोग, ये सब आप बंद करें। हमारे देसी विचार और देसी खाद्य, इनको अपने खाने में लाएं। आपके लिए यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद मैडम। हाँ जी, मैं अनुरोध करूंगी अपने हमारे जो भी प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हैं कि इस प्रेजेंटेशन से संबंधित या विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो, वो सादर आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। जनपदों में हमारे साथ में आंगनवाड़ी बहनें भी जुड़ी हैं, हमारे सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ, किसी की भी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसके संदर्भ में या कोई अपने अनुभव फील्ड के साझा करना चाहें तो अच्छा करते हैं। जो भी जिससे एक कोई परिवर्तन आया हो, या आपको लगा कि नहीं ये इंटरवेंशन किए जाने से इस तरीके का बदलाव आपको महसूस हुआ कि ये बदलाव आया है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। ये डिस्कशन एक तरफा ना रहे, हमारा ये पूरा प्रयास है। इसीलिए आप के जो भी विचार, जो प्रश्न, वो उनका स्वागत है। जैसा, हाँ प्लीज। तो आई विल आस्क, जो बच्चों को मैम देना चाहते हैं, बच्चों को कुछ पदार्थ कब से स्टार्ट करने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई फील कि सम थिंग्स कैन नॉट बी गिवन अर्ली ऑन, 6 महीने से एकदम शुरू से नहीं दे सकते हैं। सम थिंग्स नीड टू बी स्टार्टेड ग्रेजुअली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश और चिकन, या मतलब जो भी मांसाहारी पदार्थ हैं, वो किस उम्र से देना शुरू कर देना चाहिए? 6 महीने में तो नहीं दे सकते हैं। एंड इन व्हाट फॉर्म एंड हाउ? देखिए, आंतें थोड़ी सी इमेच्योर होती हैं। ऐसी स्थिति में आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें, दाल चावल से स्टार्ट करें, हफ्ते में एक नया खाना इंट्रोड्यूस करें। करते करते जब आप 7-8 महीने तक पहुंच जाते हो, तो आंतें करीब करीब उससे एडजस्ट हो जाती हैं, मैच्योर फुल्ली हो जाती हैं तो नहीं कहेंगे, पर एडजस्ट हो जाती हैं। तो तब आप मछली है, हम लोग बंगाली हैं भाई, हम तो मुंह में मछली लेके पैदा होते हैं, सीधी सी बात है। तो आप मछली है, अंडा है, अंडे में भी हम पहले योक, जो पीली जर्दी होती है, उसके चौथाई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे भी एलर्जी होती है ना। तो हम कहते हैं कि पहले जर्दी की चौथाई हिस्सा दे के देख लो, अगर बच्चे में कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाओ। पर वही है कि एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, हफ्ते में एक खाना ऐड जरूर करना है। शुरुआती दौर पे दाल चावल और सब्जियों पे जोर देना है।
उसके बाद आप जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन पे जोर दे सकते हैं, पर वो 8-9 महीने के आसपास तक पहुंच जाता है। और उसके बाद जो है आपको फलों पे भी ले आना है बच्चे को। फल पहले नहीं, हम पहले कहेंगे सब्जियों का है, क्योंकि एक बार आपने फल दे दिया तो इंट्रिंसिकली आप सोचो कि वो मीठे होते हैं। जिसने मैंगो चख लिया, आम चख लिया, वो तो आपका ब्लैंड सब्जी, करेला तो नहीं चखेगा। सो पहले सब्जियां, इवन करेला बिटर भी देना है, और उसके बाद ग्रेजुअली हफ्ते बाद में एक एक चीजों को इंट्रोड्यूस करना है। थैंक यू। रवि भी पूछना चाहेंगे। रवि, थोड़ा सा क्लैरिफाई करिएगा। आपने बोला कि 1 साल तक हम नमक का परहेज करें और 2 साल तक चीनी का परहेज करें बच्चों के लिए। हमें तो मालूम है हम क्यों करें, बट अगर मैसेज देना है, मान लीजिए आंगनवाड़ी सेविकाओं से हम लोग अभी बात कर रहे हैं और उनको अगर परिवार में क्यों बंद करें का सवाल का जवाब देना है, तो उनको सिंपल शब्द में क्या हम लोग बता सकते हैं? अच्छा, तो नमक के लिए तो हम कहेंगे कि उनका किडनी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को नहीं हजम कर पाएगा और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें बच्चे में ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं लानी है, गुर्दे की बीमारी, किडनी की बीमारी नहीं लानी है। तो ऐसी स्थिति में हमें सॉल्ट 1 साल के बाद, जब किडनी मैच्योर हो जाए, तब हमको नमक का इस्तेमाल करना है। और वो भी नमक आपको बोला है ना, इवन किशोरों में 5 ग्राम से ज्यादा, आपको भी रवि जी नहीं खाना चाहिए 5 ग्राम से ज्यादा। सो वो 5 ग्राम का एक मानक है, उस पे आपको टिके रहना है। अच्छा, और आपने कहा चीनी की बात। अगर आप मीठा पहले देते हो, सबसे पहले तो हमारे जो जीभ में टेस्ट बड होते हैं ना, उसमें मिठनमाई होते हैं वो सारे। तो अगर आपने उसको चीनी पहले चखा दिया, आप 5 साल तक उसको खाने को दूसरी चीजें नहीं दे पाओगे। वो खाली बोलेगा आइसक्रीम दे दो, रसगुल्ले दे दो, है ना, तो आप नहीं दे पाओगे। तो चीनी, और दूसरी चीज, चीनी से जितनी जल्दी आपको, चीनी वैसे भी पूरी जिंदगी भर डायरेक्ट शुगर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज कभी भी आ सकती है इससे। आपके पास एक यंत्र है जिसके आपके शरीर में पैनक्रियाज बोलते हैं। आपने चीनी दिया, पैनक्रियाज ने हजम करने के लिए इंसुलिन रिलीज किया। आप जितना चीनी का चैलेंज दोगे, उतनी जल्दी पैनक्रियाज धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगी और डायबिटीज आएगी। तो अगर आपको शक्कर की बीमारी नहीं चाहिए अपने बच्चे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि चीनी वैसे भी अवॉइड करें। गुड़ से धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए गुड़ आप, हमारे इंडियन खाने में यही था कि गुड़ थोड़ा चख लेते थे, बाद में एक टुकड़ा, डेली में से एक टुकड़ा निकाल के गुड़ चखा जाता था। चीनी कोई नहीं मुंह में रखता था, शक्कर थोड़ी ना रखते थे मीठे की जगह पे। गांव घरों में गुड़ खाया जाता था। तो गुड़, मैं ये नहीं कहूंगी वो भी बहुत अच्छी चीज है, ढेर सारा खा लो, वो धीरे धीरे रिलीज होता है। छोटी सी एक मात्रा गुड़ की, आपके मिठास वाली जो है ना, वो सेंसिटिविटी, वो आपका मन भर जाता है। इसलिए आप चीनी अवॉइड करें और गुड़ आप ले सकते हो, पर वो भी 2 साल के बाद, और गुड़ को थोड़ा सा टुकड़ा लेके, अपने मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो बंद करें। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहेंगे, और ये मैं अपनी आंगनवाड़ी में उनका ही दायित्व है कि जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन के लिए, वो 0 से 6 महीने तक उनको स्तनपान का उनको प्रेरित किया जाता है। सिर्फ स्तनपान, सिर्फ ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कोई शहद नहीं देना है, कोई पानी नहीं देना है, कोई बकरी का दूध या गाय का दूध नहीं देना है, कुछ नहीं, स्तनपान। और मैडम, जो माएं कहती हैं कि हमारा स्तनपान पूरा नहीं बढ़ता है, उनसे हमारे 2-3 सवाल होते हैं। एक, वजन बढ़ रहा है कि नहीं? अगर आपका स्तनपान पूर्ण नहीं है तो ऐसे ही बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। 2, आपका बच्चा ठीक से नींद सोता है कि नहीं? 2 मील्स के बीच में, 2 बार स्तनपान के बीच में अगर सो रहा है, अरे पेट भरा है तो मन भी भरा है, तो वो सो रहे हैं। और 3, एक महत्वपूर्ण और चीज, कि पेशाब कितनी बार जा रहे हैं। अगर वो 6 से 8 बार दिन में पेशाब जा रहे हैं, मतलब 24 घंटे में, हमारे लिए पूर्ण है, वो ठीक है। हमें कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है ऐसे बच्चे में जो ये तीनों कार्य कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें हैं, सहायिकाएं हैं, और अगर ANM या कोई और जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें जो डॉक्टर साहब ने बहुत मतलब सरल तरह से बताया। क्योंकि आप लोग जो गृह भ्रमण करते हैं,
6 महीने में 7 बार जो आप टच बेस करते हैं अपने आप लोग और स्वास्थ्य विभाग के जो फील्ड के कर्मी हैं कि कैसे फैमिली को कन्विंस करें। समझ गई है। फैमिलीज को कन्विंस करें कि किस वजह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आवश्यक है और उसको क्यों करना चाहिए और उससे बच्चे का स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा। और आगे का जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने इससे पूर्व में बताया कि कैसे कैसे नए नए तरह के खाने को इंट्रोड्यूस करना है और जिससे कि बच्चे का जो इंटरनल सिस्टम है वो भी उस खाने को एडजस्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले और जो कहते हैं कि मीठा या ज्यादा नमकीन खाने वाला उस तरह की प्रवृत्ति बच्चे में अपने आप ही नहीं विकसित होगी अगर हम सही रूप से बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे। और बाकी जो और आप इस बात से ये भी समझें कि जैसे बाकी लोग कहते हैं अरे तुम चीनी नहीं मिलाते दूध में, तो उसमें दूध में डॉक्टर साहब ही बताएं तो बेहतर होगा। मैम उसमें जरूरत ही नहीं चीनी मिलाने की, उसका जो नेचुरल टेस्ट होता है उसी में मिठास परिपूर्ण होता है, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो जो प्रकृति ने दिया हुआ है वो पर्याप्त है और उसके माध्यम से हम उसको बच्चे को या माता को बेहतर हम स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं जिससे कि उनका ओवरऑल हेल्थ और उसको बेनिफिट भी बेहतर हो। अगर किसी को और कोई विषय पे आप लोग अपने आप बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड विजिट करते हैं या सुपरविजन करते हैं, अगर आप लोग को कोई इस तरह या हॉट कुक मील जो आप लोग अपने आंगनवाड़ी में परोस के बच्चों को बीच में खिलाते हैं, तो उसके संबंध में अगर आपको कोई संशय हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग के पास एक लिमिटेड समय है और ये एक दुर्लभ आपको 1-to-1 ऑडियंस और 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। और अगर नहीं है तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हम लोग फिर डॉक्टर साहब से उसके जवाब करके लेके उसको हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को है तो 1-2 मिनट में पूछ ले, नहीं तो फिर देन वी कैन क्लोज द मीटिंग। गुड आफ्टरनून मैम, जनपद भदोई से बोल रहा हूँ। कुछ आंगनवाड़ी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। बिल्कुल पूछिए। और अगर किसी को कोई अच्छी अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, अगर किसी को अपना शेयर भी करना है वो भी डॉक्टर साहब से शेयर कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर साहब भी उनको भी एक इंसाइट मिलेगा कि आप लोग भी कितना प्रोफेशनली अपना काम को कर रहे हो। बदायूं आप पूछे। भदोई सॉरी। हेलो नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। मैं मीना सरोज आंगनबाड़ी भदोही से बोल रही हूँ। मैम सवाल मेरा ये है कि जैसे कुछ महिलाएं जो सीजर डिलीवरी होती है या नॉर्मल भी, तो पहले बच्चे में उनको दूध नहीं होता है, तो वो पहले महीने से अपना बाहर का दूध स्टार्ट कर देती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या देना चाहिए? जिसको स्तनपान कराने के पूरा दूध नहीं होता है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, तो क्या करना चाहिए? मीना जी, सबसे पहले आपके दिमाग के ख्याल को एक सही रास्ते पे लाइए। सीजर बच्चे के माँ को दूध नहीं होता है, ये गलत है। बच्चे का दूध, माँ का दूध तब उतरता है जब डिमांड आती है। बच्चा जब स्तनपान करने के लिए चूसेगा स्तन को, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि दूध अब आपको बना के रिलीज करना है, पीने वाला आ गया है। इसलिए ब्रेन जब सिग्नल करेगा स्तन में दूध उतरेगा। अगर आपने कहा कि बहुत दर्द है सिजेरियन वाली माँ को, इसलिए आपने दूध नहीं दिया, तो वो दूध देर लगाएगा उतरने में, और फिर आप वही बोलोगे कि बकरी का दूध पिला दो, पानी मिला के भैंस का दूध पिला दो, और बच्चे की आंतें खराब होंगी। हमारे यहाँ ओटी में जब सिजेरियन होता है तो आधे घंटे के अंदर माँ की छाती से बच्चे को सिस्टर जी लगा देती है, और सिजेरियन वाले बच्चे को भी दूध स्टार्ट कर दिया जाता है। जब वो चूसेगा ना, तब ब्रेन को सिग्नल जाएगा। ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है।
डिमांड आया तो सप्लाई आएगी, डिमांड ही नहीं दोगे तो सप्लाई कहां से आएगी। तो आप जब एक्सप्लेन करें प्लीज उनसे कहें कि आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उनकी माँ हो, सास हो, नंद हो, बहन हो, कोई ना कोई सपोर्ट करे, या आप लोगों के यहाँ कोई स्टाफ नर्स हो वो मदद करे, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाए। फीडिंग होगा तो आएगा। इसमें डॉक्टर साहब मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी भदोई के लिए और बाकी सब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और बाकी अन्य लोग के लिए, कि हम लोग ने मेरे ख्याल से मई या जून में हम लोग ने एक पोषण पाठशाला की थी, जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का वो था, और वो यूट्यूब मेरे ख्याल से अपलोडेड भी है। मैं चाहूंगी फिर से आप एक बार रीशेयर कर दो तो सबके संज्ञान में फिर से हो जाएगा। उसमें स्पेशली सीजेरियन के बाद जो किस तरह ब्रेस्ट फीड कराना है, किस तरह से माँ बच्चे को पकड़ेगी, कैसे पिलो रख के वो सपोर्ट लेके वो अपना करा सकती है आसानी से, या किसी अपने रिलेटिव की सपोर्ट से, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस विच अगर बच्चा अगर जाएगा माँ के पास दूध ग्रहण करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो लैक्टेट करेगी और बच्चे को मिलेगा। तो ये सनीता आप फिर से रीशेयर करवा दीजिएगा। और वो बहुत अच्छा था, वो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अपना करके भी आपको उसमें डेमो दिया था, क्योंकि वो डमी एक बेबी भी बना के लेके आए थे और उन्होंने उसको शो भी किया था कि कैसे हम करा सकते हैं और कराना चाहिए। तो मीना जी, खुदा पे खुदगारी नहीं होती, प्रकृति का जो नियम है उसी को फॉलो करना है। आपने कभी सोचा है कि बच्चा कोई 9 महीने पे चलता है, कोई 1 साल पे चलता है, कोई 1.5 साल पे चलता है? ये प्रकृति का नियम है। इस पे अगर आपने खुदा पे खुदगारी की ना तो बच्चे के पैर टेढ़े हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है मीना जी? क्योंकि पैर की हड्डियां जब इस लायक या इतनी सख्त हो जाती हैं कि बच्चे के धड़ का वजन ले लें, तभी बच्चा खड़ा होता है, वरना बच्चा खड़ा नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, ये ऊपर वाले ने ऐसे ही पैदा किया है। और जो आप कह रहे हो कि दूध नहीं होता है, ये प्रकृति का नियम है कि जब आप बच्चे को दूध पीने को दोगे तो बच्चे का माँ का दूध उतरेगा। सो ऐसी स्थिति में आप ये मत कहो कि माँ का दूध उतरता नहीं है। माँ का दूध तब उतरेगा जब आप उसको सिखाओगे, आप उसको बताओगे कि बच्चे को आधे घंटे के अंदर दूध से लगाओ, चाहे कितना भी पेनफुल हो। माँ कभी बच्चे को नहीं ठुकरा सकती, माता कभी कुमाता नहीं होती। उसको आप ये समझाएंगे कि आपके बच्चे को फायदा है तो कितना भी दर्द हो तो जरूर देगी। इसमें आप अपने हेल्थ थैंक यू मैम। हाँ, आप समझ गए मैम, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है। आप अपने एएनएम या आशा से आप हेल्प भी ले सकते हो, जिससे वो उन्हें समझा सके और वो टेक्निक समझा सके, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली गृह भ्रमण के दौरान ही उसे समझाया जा सकता है। और किसी के प्रश्न हो तो पूछ ले। ये एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा जिससे मेरे ख्याल से हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। राम, या तो हमने बहुत अच्छा बताया है या कुछ नहीं बताया। कोई सवाल ही नहीं कर रहा है, कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। नमस्कार मैम, देवरिया से बोल रहा था। बोले मैम, एक हमारे साथ नौचयनित मुख्य सेविका है जो रिसेंटली ज्वाइन की है, उनका कुछ जरूर बताएं, जरूर पूछे। तो उनको कई बार डॉक्टर ही रिकमेंड कर देते हैं कि सप्लीमेंट्री फूड में हम सेरेलेक्स या ऐसा कोई घोल मिलाने के लिए, या फिर मतलब प्रचलित भी है कि हाँ डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, फिर हम एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं, तो ये हम घोल के दूध में या पानी में पिलाएंगे तो बच्चों को एक पूरक आहार मिलता है जिसमें कि काफी मात्रा में चीनी होती है। हम लोग उसको ऐसे बस खाते हैं तो बहुत अच्छा मीठा लगता है। क्या ये चीज देना चाहिए बच्चों को? और चीनी की बात बच्चे हैं मीठा लगता है जो कैसे हॉर्लिक्स कर देंगे। आदि से एक बार आप जरा जो प्रश्न है जरा रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आया था। आप बोल दीजिए, आपकी वॉइस क्लियर। मैम आवाज आ रही है?
हाँ, अब आ रही है, आप बोल दीजिए। आपकी क्लियर आ रही है, आप एक्सप्लेन इनका करिए। ये क्वेश्चन था कि 6 मंथ के जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर रिकमेंड कर देता है, जैसे हमारे यहाँ होता है अन्नप्राशन के बाद हम लोग कहते हैं कि इसे 6 कटोरी आहार जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे में देना शुरू कर दीजिए। तो उनका कहना है कि डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं सेरेलैक, और उसमें ज्यादा चीनी की मात्रा होती है, खाने में मीठा लगता है, तो क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एकदम बाहर के डब्बे का खाना नहीं देना चाहिए, सिर्फ घर का बना खाना। आप थोड़ी मेहनत कर लो ना, प्लीज माओ को बोलो कि थोड़ी सी मेहनत कर लो, फ्रेश खाना बना के दो। क्या डब्बे के खाने में उनको लगता है कि पोषण होता है? ऐसा नहीं होता है। और अगर इन्होंने जो ब्रांड का नाम लिया उसको लेके बहुत ज्यादा मीडिया में रिपोर्टिंग और राइटिंग हुई है कि वो लोग जितना निमित्त है उससे ज्यादा शक्कर डालते हैं, और वो नहीं डालना चाहिए। विदेशों में ऐसा नहीं करते। मैंने कहा ना, हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री करके हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हमारे ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो विदेशों में नहीं होता है उस ब्रांड में, हमारे देश में होता है। तो ये पाया गया है और इसको मना किया गया है। इवन कंपनी को कहा गया है कि आप ऐसा न करें। और हम लोग जहां तक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर कोई लिखता है IMS एक्ट के अंडर में, उसको पेनल्टी है, उसको जेल तक हो सकती है। तो प्लीज आप लोग ये डब्बे वाले पदार्थों को अवॉइड करें, पैकेट वाले पदार्थों को अवॉइड करें। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग घर का देसी खाना दें। डॉक्टर साहब, उसमें मीठा और नमकीन दोनों का ऑप्शन है, वो भी बता दीजिए। हाँ, कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर I सेरेलैक। will not give substitute, madam. नहीं, THR वाला मिड डे मील। होम अच्छा, होम कुक। होम कुक हाँ। में खिचड़ी ईट में भी दली। हाँ, वो तो आप विविधता करें। आप हलवा दे सकते हो मीठे में, आप खाने में आपके जितने वो गट्टे की सब्जी है, फिर आपका दलिया है, नमकीन दलिया बना लो या मीठा दलिया बना लो। आपके पास तो चॉइस है कि आप क्या बना लो। तो आपके पास जब चॉइस है, आई बिलीव ऑल द मदर्स, माएं जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी कुक बन जाती हैं, चाहे पहले सीखी हो, पहले ना सीखी हो, पर बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी कुक बन जाती हैं। तो आपके हाथ में है कि आप नमक डालोगे कि चीनी। तो आपको जो है घर का खाना जहां तक हो पाए मिनिमल रखना है, उसमें चीनी और नमक। जैसा मैंने बोला, 2 साल तक ओवर द काउंटर चीनी वाला काम मत करिए और 1 साल तक ओवर द काउंटर नमक वाला काम मत करिए। और बाहर के ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं डब्बे वाले, इसमें इतना चीनी और इतना ज्यादा कुछ चीजों में नमक होता है कि हम आपसे मना करेंगे कि उससे आपके बच्चे के गुर्दे को नुकसान होगा। प्लीज उनका इस्तेमाल मत करिए। हाँ, और अलग उसमें ये आपने कभी सोचा है, ये 6-6 महीने ये डब्बे क्यों रुक जाते हैं? आपका खाना तो दूसरे दिन खराब हो जाता है। कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव हेवी मेटल से शुरू करके कोई भी केमिकल हो सकते हैं और उसकी वजह से अगेन नुकसान हो सकता है। तो जहां तक हो सके डब्बे वाला नई चीजें, माँ के ढाबे का खाना सही है, वही चलना है। मम्मी का ढाबा, इनफैक्ट आपको अगर मैं फोटो लाती तो दिखाती, मेरे बच्चों ने मेरे किचन के बाहर टांग दिया है मम्मी का ढाबा, और वहीं का उनका रहता है, एक लिस्ट लगा देते हैं दरवाजे पे, हमें ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो आज की तारीख में उन्हें केक चाहिए था, तो हमने केक बनाया है, और वो केक में अंडा है और मैदा नहीं है, गेहूं है, और बड़े शौक से खाएंगे वो लोग। तो आप भी घर में तो छोटी छोटी चीजें इजाद करें और उनको बनाएं, बच्चों को विविधता दें और बच्चों को परसे। तो मम्मी का प्यार और कहीं नहीं मिल सकता। आपने अक्सर ही देखा होगा, बहुओं को बोला जाता है ये मम्मी जैसा नहीं बना। काफी बीवियां चिढ़ती भी हैं इससे, अच्छा मम्मी जैसा नहीं बना, तो वो मम्मी वाला बनना पड़ेगा। डब्बा कभी मम्मी नहीं बन सकता। थैंक यू मैम। एक बार पूछ लो, क्लोज कर। और किसी का कोई प्रश्न? मैडम, मैं अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे THR के माध्यम से, हॉट कुक मिल के माध्यम से, हम जो गवर्नमेंट की नीति है नई, उसमें THR में जो आप बता रहे हैं कि 10% तक हम शुगर रिडक्शन, मतलब उतने तक मेंटेन की जानी चाहिए, और उसी तरीके से रेसिपी को हम डिजाइन करते हैं कि उसमें उससे अधिक शुगर ना हो, और जगरी वाली जो भी रेसिपीज हैं उसको प्रमोट किया जाए। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि जो THR है उससे बनी हुई चीजों
को, उससे बने व्यंजन को आगे प्रमोट करने के लिए प्रयास करें। और साथ ही साथ जो हॉट कुक फूड है उसमें जैसा बताया गया कि आप सहजन की फलियां, आप पालक के पत्ते, और अभी आने वाला समय तो बहुत ऐसी सब्जियों का भंडार है, बिल्कुल गाजर है जिसमें मूली, शलजम के पत्ते, शलगम, चकुंदर, उस तरीके की चीजों को आप करके, और पोषण वाटिका की जो कंसेप्ट दी है वो इसीलिए दी है कि आप छोटी छोटी चीजें उसमें उगाएं और वो एक प्रतीकात्मक रूप से वहां ना बन के रहे, वो उसका प्रयोग करें। और अगर छोटी भी जगह है, जैसा मैडम ने अभी कहा कि आप पालक थोड़ा सा उगा सकते हैं, कोई भी टूटी आपकी बकेट होगी उसमें भी आप उगा सकते हैं। तो गरीबी नहीं बल्कि विजन की कमी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधा आती है। और जैसे ही आप व्यवहार परिवर्तन करते हैं तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों का, ऐसे विषयों पर जिसमें कि सारे एग्जाम्पल मैडम ने दिए कि हमारी दादी नानी वो उस तरीके से अपनी किचन को मेंटेन करती थी, तो क्या मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज किचन के ऊपर मार्केट का अटैक हुआ है, और जब वो वीक हुई है तब हमारे घर में ये जंक फूड आना शुरू हुआ है। तो मदर के रूप में हमारे अभिभावक जो जुड़े हुए हैं, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी सुपरवाइजर्स, ये जो पोषण पाठशाला का आयोजन है ये इसलिए नहीं है कि एक विषय के साथ हमारी बाध्यता है कि 2 घंटे आपको बैठाएं या हमारे को कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐसे निर्देश प्राप्त हैं, बल्कि आपके और हम सबके क्षमता वर्धन के लिए, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, विषय के प्रति सही जानकारी के लिए हम सब जुड़े हैं। और ये हम तक महदूद ना रहे, हम तक सीमित ना रहे, बल्कि हम अपने क्षेत्र में अपनी बहनों के माध्यम से चाहते हैं कि अभिभावकों तक ये जानकारी पहुंचाएं। और ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। अगर मैं कहूं कि ये संस्कृति पर अटैक है, अगर इस चीज को आप इस रूप में देखें, हमारे डीपीओ, सीडीपीओ सब लोग जुड़े हैं, इसको बताएं कि ये जंक फूड कहीं हमारी कल्चर में नहीं था। और ये 1 डे का जो मैडम ने दिया एक रिलैक्सेशन, मतलब आप समझिए कि जब भी ओरिगेनो और इस तरह की चीजों का टेस्ट आपकी जबान पे आएगा तो खिचड़ी में स्वाद आएगा ही नहीं। तो उन चीजों से अगर दूर रखें, आप देखिए, आप चिप्स के 2-3 पैकेट दे दीजिए बच्चों को, आप बना के देख लीजिए मूंग की दाल अगर खा लें तो बेहतर ये है कि मदर अपनी भूमिका को समझे, खाना बनाकर बच्चों को दे। और जो सही बात तो ये है कि अभी मैं किसी ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी, अभी मैं बल्कि आपकी यूनिसेफ द्वारा आयोजित वो बात थी कि बच्चों को एक मैसेज जरूर आंगनवाड़ी बहनों के माध्यम से हो कि जो पैकेट लेते हैं आप आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़कर सुनाना शुरू करें उसको। वो इंग्लिश में होता है, ठीक है, हमारी एफ्लुएंट सोसाइटी में भी ये समस्या है, तो ये मैसेज जाए कि एक बार वो पैकेट पर जो लेबल है उसको पढ़ लें, उसमें कितनी कैलोरीज है, कितनी शुगर है उसमें। हम सभी जूस का सेवन कराते हैं अपने बच्चों को, और मैडम सही में तो हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। रियल जूस को ये सोच के कि भाई ठीक है बच्चे को एक सबसे रियल जूस तो होता ही नहीं, रियल होता ही नहीं है, शुगर का कंटेंट है वो पूरी तरीके से नाम है ना, तो रियल उसका अट्रैक्शन है। तो आप इसको बस बाजारवाद समझिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम इन चीजों को समझें। और देखिए, 0 हंगर का जो एक टारगेट है उसमें खाली भोजन मुहैया कराना नहीं है, हमारा पीडीएस सिस्टम नहीं है, हम फोकस्ड हैं। हमारे जो भोजन है, हमारा टीएचआर जो है उसमें सभी तरीके के जिसे कहते हैं मल्टीविटामिन्स का इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो उसका मतलब है कि न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड मिले हमें। तो हम इस बात को समझाएं, जैसा आज के पूरे वक्तव्य में यही चीज रही कि संतुलित आहार और मस्तिष्क के विकास के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। एक बार ये चीजें हैम्पर हुई, एक बार चीजें किसी तरीके से बाधित हुई, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी तरीके से फिर रिपेयर करने का कोई अवसर मिलता है। हाँ, हाइट वेट की बात करी कि एक सेकंड चांस है किशोरावस्था में, तो उसको भी अवेल करने की जरूरत है और हम उस तरीके से करें। हमारे मतलब सारी चीजों को केवल आप ऐसा ना समझे कि गांव की महिला बैठी है तो उसको एक ये बता दें कि बैलेंस डाइट क्या है, एक संतुलित आहार क्या है। आप जब उसको और अपने आप आत्मसात करेंगे इन चीजों को कि किस तरीके से ये लेटर स्टेज पर जाकर पूरे
पूरे प्रदेश के और राष्ट्र के विकास को बाधा पहुंचाएगी। आपको जरूर ये लगेगा कि मैं हर यूनिट को मजबूत करूं, हर यूनिट को स्वस्थ बनाने का प्रयास हमारा रहे। और इतनी लंबी एक फोर्स, वी आर फॉर्चुनेट कि हमें एक ऐसी फील्ड मिली जहां पर इतने सारे लोग हैं। एक दिए से हजारों दिए जलाएंगे। अभी आप जिस दिन दीपावली होगी, ऐसा नहीं होता हर माचिस एक मैचस्टिक लेके और सारी दीपक को या मोमबत्तियों को जलाते, एक दिए से बाकी के दिए। तो आप लोगों को यहाँ पर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की हम अपना दायित्व समझेंगे कि हम हर अपने एरिया में, अपने जो भी हमारा वर्किंग एरिया है, चाहे वो आंगनबाड़ी की 1000 की पॉपुलेशन हो, चाहे एक सुपरवाइजर का एरिया हो, डीपीओ का, जनपद का, कि हमारा ये संदेश, ये जो पोषण पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है आपके पूरे इस सर्विस का, जिसमें कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं आयोजक, एक प्रश्न है। हाँ प्लीज, वेलकम वेलकम। हेलो मैम, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा था, राहुल त्रिपाठी, सीडीपीओ जी। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? मैं ये पूछना चाह रहा था मैम, पहली बात तो आप सभी को दीपावली की पूर्व ही शुभकामनाएं, क्योंकि हम दीपावली के पहले लास्ट टाइम जुड़ रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि चूंकि ये मीठे का त्योहार है, सब लोग घर पे मिठाइयां भी लेकर जाते हैं, बच्चे भी काफी एक्साइटेड रहते हैं कि मीठा खाना है, मीठा खाना है। तो मैं एक पहला तो ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे में हम इस त्योहारों पे, जहाँ पे भारी मात्रा में सभी के घर में बहुत सारी मिठाइयां आएंगी, तो उस मिठाई के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या हेल्दी हैबिट बच्चों को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं ऐसे ओकेजन्स के मौके पर? ये जानना चाह रहा था मैं। तो ऐसे मिठाई के जगह पे आप लोग जो है घर में, त्योहारों में हमारे घर में क्या बनता है आप सोचे? तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू, जिसमें संपूर्ण मात्रा में मीठा नहीं, साथ में प्रोटीन, विटामिन सब जुड़े होते हैं। तो ऐसी चीजें जो देसी हैं, मैं आज स्वाधीनता दिवस के बाद भी एक नारा फिर से आप लोगों को दूंगी कि विदेशी का परहेज करें और स्वदेशी को अपनाएं। आप खुद याद करो कि आपकी दादी या नानी घर में दीपावली पे क्या बनाती थी? क्या बाहर से मिठाइयां आती थी? वो छेना फाड़ के उसकी मिठाइयां बनाती थी खुद। तो वो आप ऐसी चीजों को बच्चों को दीजिए। गुड़ के लड्डू, चिक्की आ गई है, वो सब आप घर पे बना के बच्चे को दीजिए। तो उससे ज्यादा पौष्टिक मीठा तो हो ही नहीं सकता है। ये बाहर के अगेन आप लाओगे डब्बे वाले रसगुल्ले, डब्बे वाले मीठे, वो आप अवॉइड करें। क्योंकि अगर फूड वाले डिपार्टमेंट वाले जाए ना, तो देखेंगे ये जो मीठे बनते हैं, इनमें कितना ज्यादा फ्रॉड है, चीजें मिली हुई है, मिलावट वाली चीजें हैं। तो ये तो बच्चे के लिए कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। परहेज करें, घर का बना हुआ दे। थोड़ी सी बीवी को मेहनत करने को बोलना पड़ेगा। बहुत मेहनत, पूरा फैमिली मेहनत करे। और उसके साथ जो है कि आपका पोर्शन साइज, कोई मीठा खाने के लिए मना नहीं कर रहा है, बट आप कितना खा रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, पूरे दिन भर में सिर्फ आप मिठाई खाते रहे और खाने का परहेज